नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमारे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो चल रहे हैं और आज मैं आपके लिए नोटसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपको लेके आया हूं। और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मतलब हार्ड टॉपिक्स में गिना जाता है और बच्चों को इस टॉपिक को समझने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और वो बार बार कहते हैं कि सर आप हमें थ्योरीज बताइए, आप हमें बताइए कि जो ईद ईगो सुपर ईगो है वो क्या होता है, या सर आप हमें बताइए जो कॉन्शियस सेमी कॉन्शियस और जो अनकॉन्शियस जो माइंड है उसके बारे में आप हमें बताइए। इसके अलावा दोस्तों जो एक थ्योरी आती है ओरल एनाल फैलिक लेटेंसी, और जो जेनेटल वाली जो थ्योरीज आती है, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के नाम से कहलाती है, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग जो थ्योरी है जो किसने दी है, एरिक एरिक्सन के द्वारा साइको सोशल जो थ्योरी जो दी गई, जिसमें 8 जो स्टेजेस होती हैं दोस्तों, बच्चे उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बार बार उनके कमेंट्स आते हैं कि सर आप हमें एक बार ये थ्योरीज करवा दीजिए, क्योंकि नोटसेट का जो पैटर्न है दोस्तों वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस नहीं, अच्छे क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लग गए हैं और उनमें से ही ये एक जो टॉपिक है दोस्तों ये इंक्लूड है। ये टॉपिक आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि थ्योरीज हैं, ऐसा ही होगा, बोरिंग होगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इसमें दोनों ही चीजें बता रहा हूं मैं आपको। ये टॉपिक टफ जरूर है, हार्ड जरूर है, लेकिन ये टफ जब है जब आप इसको समझते नहीं हो। इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई नहीं होगा जब आप इसको सुनोगे। मुझे ऐसी ऐसी स्टोरीज में आपको बताऊंगा जब आपको लगेगा कि सर सच में ही जो जो साइकेट्रिक वो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इससे अगर आप बात करें हम इंपॉर्टेंस की, तो एग्जाम में आप प्रीवियस एग्जाम्स देखिए, थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते गए हैं। तो आज हम बात करते हैं, हम आपको कई ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा आप जो आप पहली बार सुनोगे। हम सिंपल से ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया बस ईद ईगो सुपर ईगो पढ़ लिया, आपने डायरेक्टली पढ़ लिया भाई प्लीजर का कंसेप्ट काम करता है, इसके अंदर रियलिटी का करता है, इसके अंदर मोरालिटी का करता है, वो नहीं। हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि कंसेप्ट दिए क्यों गए, कहाँ काम करते हैं, कैसे साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स हैं दोस्तों वो खोज करते हैं, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक इस पर्सन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये पर्सन है हमारे साइकेट्रिक के लिए, जिसे हम सिगमुंड फ्रॉइड के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो साइकोलॉजी पढ़ रहा हो या फिर वो जो दोस्तों साइकेट्रिक पढ़ रहा हो, अगर वो सिगमुंड फ्रॉइड को नहीं जानता तो इसका मतलब यह है कि वो पढ़ ही नहीं रहा है। चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, सिगमुंड फ्रॉइड के बारे में वो जरूर जानता है। चलो बात करते हैं। ये आपको जो हाथ में जो सिगार ले रखा है, एक स्टाइलिश जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है आपके सिगमुंड फ्रॉइड। इसने पूरे साइकेट्रिक को चेंज कर दिया। पूरे साइकेट्रिक का जो कंसेप्ट है दोस्तों, एक नया ही कंसेप्ट लाकर लोगों के सामने रखा। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लोगों के सामने रखी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटरी हो गया। ये लोग इनसे चिढ़ने लग गए, जनने लग गए कि यार ये कैसी बातें कर रहा है ये। आप कहोगे सर ये कैसी कौन सी ऐसी चीजें कही, तो ये जब मैं आपको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप खुद भी ऐसा सोचोगे कि यार ऐसे कैसे कह सकता है कोई पर्सन। तो इसके द्वारा इनके द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जो आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सिगमुंड फ्रॉइड है। इन्हें हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने ये टर्म आ गया दोस्तों, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस जो वर्ड है बच्चों, मैं आपको पक्का गारंटी से कह सकता हूं कि लगभग हर बच्चा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसने साइको एनालिसिस वर्ड जरूर सुना है, लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि साइको एनालिसिस होता है तो होता क्या है। रटो मत। रटने से आपको क्या होगा दोस्तों, आप रट लोगे किसी भी चीज को तो आपको एक दिन दो दिन याद रहेगी, लेकिन साइकेट्रिक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको रटने से काम नहीं चलेगा। आपको इसके कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे, आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी। तो मैं आपको शुरुआत करवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इसके द्वारा एक जो कंसेप्ट दिया गया है, मैं उन सभी वर्डिंग की बात करूंगा जो कि सिगमुंड फ्रॉइड ने दी है, जो कि नई थी। इसने सबसे पहले साइको एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो लोगों के सामने पेश किया था। इसके अलावा इन्होंने जो थ्योरीज दी हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी सी। तो सबसे पहले मैं आपको साइको एनालिसिस पढ़ाऊंगा कि साइको एनालिसिस क्या है। कुछ छोटा कंसेप्ट नहीं है, कई सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, वो मैं आपको सभी इन चीजों के बारे में बताऊंगा। फिर इन्होंने एक थ्योरी दी है, टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड। टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि टोपोग्राफिकल जो थ्योरी ऑफ जो माइंड है दोस्तों वो क्या होती है। फिर इन्होंने एक थ्योरी दी थी स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड। और एक जो थ्योरी दी है इन्होंने वो दी है आपकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। फिर एक जो थ्योरी है वो सिगमुंड फ्रॉइड से हटके
मैं आपको इरिक इरेक्शन पे लेके जाऊंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज आ जाए। आपको जब आप थ्योरीज पढ़ लो तो लगभग आपको साइकोलॉजी की जितनी भी जो थ्योरीज है दोस्तों उनके बारे में आपको पता लग जाए। तो वो इरिक इरेक्शन की जो 8 स्टेजेस की जो थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टर्म है ना दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ये, साइको एनालिसिस। सिर्फ नाम नहीं है साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है, ठीक है। साइको एनालिसिस सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है। ये कितनी चीजों को खोला है सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस के द्वारा, उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों उसने बताया कि किसी भी पर्सन का, कोई भी पर्सन है दोस्तों, उसका बिहेवियर है, जैसे मैं हूं आज, ठीक है, मैं मान लो कि मैं अल्कोहल एडिक्ट करता हूं, दारू पीता हूं मैं, मान लो, ठीक है, शराब पीता हूं मैं, सिगरेट स्मोकिंग करता हूं मैं, ये सब चीजें मैं करता हूं। तो उसने ये कहा, क्या कहा उसने, उसके बारे में बात करेंगे साइको एनालिसिस को। तो मेरा बिहेवियर, पहली चीज मेरा बिहेवियर। दूसरी चीज दोस्तों इमोशंस, मेरे इमोशंस, मतलब कि क्या है, हर आदमी के इमोशंस थोड़े से क्या होते हैं दोस्तों, एक लेवल पे नहीं रहते हैं। कोई भी पर्सन, किसी को आप डांट दोगे ना, तो कोई पर्सन ऐसा होगा उसको 2-3 दिन तक अपने दिमाग में रखेगा या कई महीनों तक रखेगा, आपके प्रति जेलसी रखेगा, बदला लेने की कोशिश करेगा। आप अच्छा बोलोगे तो भी उस पॉजिटिव को भी काफी दिनों तक रखेगा, ठीक है। वो कहेगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे बारे में ये कहते हैं, आप उसके ब्रेन में रहेगा। कुछ ऐसे होते हैं, हम हमारे सोसाइटी में देखते हैं, जिनको गांव की भाषा में ढीठ कहा जाता है। उनको आप कितना भी डांट लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उनके दिमाग में वो चीज नहीं रहती। तो पहली चीज आपका, उसने क्या बताया कि आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, और यहां तक कि आपके साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। उसने बताया कि भाई कोई भी पेशेंट है ना, साइकेट्री का कोई भी पेशेंट है, ये सब चीजें है ना, ये डायरेक्टली नहीं होती है किसी भी पर्सन के अंदर। किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर जो डेवलप हो रहा है वो किसी भी पार्टिकुलर एज के अंदर है। मान लो कोई भी 30 साल का आदमी है, उसका जो भी बिहेवियर है ना, वो उसका बिहेवियर आज के कारण नहीं है। उसका जो बिहेवियर है दोस्तों, वो आज वो जो है ना, वो उस कारण से नहीं है। उसके जो इमोशंस जो आज डेवलप हो चुके हैं, जितना वो इमोशनल अनस्टेबल है या जितना स्टेबल है, वो आज के कारण नहीं है। और उसका जो साइकेट्रिक जो भी उसके अंदर बीमारी आई है, किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी डिसऑर्डर डेवलप हुआ है किसी भी पेशेंट के अंदर, वो साइकेट्रिक पेशेंट का, उसके जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो आज के कारण डेवलप नहीं हुआ। उसने समझाया कि इसको साइको एनालिसिस के थ्रू। उसने क्या कहा, उसने कहा कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर, इमोशंस और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके 3 चीजों के ऊपर। किस किस के ऊपर दोस्तों? एक डिपेंड करता है उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अभी समझा दूंगा, और जो थ्योरीज आएंगी तब उनको मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जो मेमोरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और एक डिपेंड करता है दोस्तों अनकॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माइंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसने इस पे जोर दिया था। कैसे बताऊंगा? अनकॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ माइंड, ठीक है। रटो मत, कोई चीज मत रटो, समझा दूंगा मैं आपको अच्छे से, आपको वापस लेके आऊंगा इसको, ठीक है। आप ये मत सोचो कि साइकेट्रिक पढ़ रहे हो, आप ये सोचो कि आप कोई स्टोरी देख रहे हो आप, ठीक है। कोई भी चीज आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के अंदर, जो कि बहुत एक स्टोरीज है, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रटने की कोशिश मत करो कि यहाँ पर बिहेवियर आ गया, इमोशन आ गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर आ गया, कुछ नहीं। कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, उसका बिहेवियर है, उसके इमोशंस है, उसके साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसका होने का जो रीजन है ना, वो ये नहीं है कि वो आज हो गया और एक ऑटोमेटिकली हो गया। सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा नहीं, हमें उस पर्सन का क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके ब्रेन का, उसके माइंड का हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एनालिसिस करना पड़ेगा। और उसने कहा कि मैंने जब एनालिसिस करके देखा तो मैंने हमेशा ये पाया है, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि उस पेशेंट के साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने का कारण या किसी भी नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर इमोशन होने का जो कारण पाया गया है ना, उसके साथ बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस उसने किया है, उसने ऐसे अपने जीवन को जिया है, बचपन में उसके साथ कोई चाहे ट्रॉमा हुआ हो, अगर डिसऑर्डर है तो मान लो कोई ट्रॉमा हुआ होगा, कुछ गलत हुआ होगा, या उसका जो बिहेवियर है वो उसी स्टेज के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, जैसे उसने बचपन को जिया है, एग्जाम्पल बताता हूं, जब हम आगे पढ़ेंगे, हम ओरल फेज पढ़ेंगे, उसने दुनिया को बदल दिया, सिगमंड फ्रॉइड ने दुनिया को बदल दिया। उसने कैसे बदला दोस्तों? उसने कहा कि मैं सिगरेट स्मोकिंग करता हूं, अभी आपने देखा सिगार पी रहे हैं महाराज, ठीक है, तो उसने कहा कि मेरी गलती नहीं है ये। अभी तक लोग ब्लेम कर रहे थे, ठीक है, कि भाई आप सिगरेट पीते हो, आप स्मोकिंग करते हो, या कोई ड्रिंकिंग करता है, अल्कोहल डिपेंडेंट हो गया वो, तो
सब लोग क्या कह रहे हैं, उसको जाके कह रहे हैं कि भाई तेरी गलती है, तू ये क्यों करता है, ये नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन महाराज हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरी गलती है ही नहीं। मैं आज अगर किसी भी चीज पे एडिक्टिव हूं, मैं आज अगर स्मोकिंग कर रहा हूं, मैं ड्रिंकिंग कर रहा हूं, तो ये रीजन नहीं है कि मेरे साथ आज कुछ हुआ है, नहीं, मेरे बचपन में मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। और उसने इसे, जब हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा कि ओरल फेज के अंदर क्या हुआ था। उसने बताया कि जो भी बच्चे हैं ना, ओरल फेज को फिक्सेशन कर देते हैं, मतलब ओरल फेज पे रुक जाते हैं, सही तरह से ओरल फेज नहीं ले पाते हैं, ओरल जो स्टेज उसको सही से जी नहीं पाते हैं, समझाऊंगा कैसे। तो उन बच्चों के अंदर स्मोकिंग, एल्कोहल एडिक्शन ये देखने को मिलेगा। और जो सही तरह से ओरल फेज को जीते हैं उन बच्चों के अंदर ये देखने को नहीं मिलता। ओरल फेज को कैसे जीना, अब आपको सर कैसे जीना, बच्चे हैं उसको क्या पता कैसे जीना है कैसे नहीं जीना। तो दोस्तों उसने ये बताया कि कोई भी बच्चा है अगर उसको बचपन से थंब सकिंग करना है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि थंब सकिंग करता क्यों है, इन सबके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी समझाता हूं कि बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, ठीक है, उसने थंब सकिंग नहीं की, उसने च्यूइंग नहीं की, नेल्स को बाइट नहीं किया जब वो छोटा था बिल्कुल, ठीक है, जब वो 1.5 साल का था, 1.5 साल तक का था, जब उसने ये चीजें नहीं की, तो उसने कहा कि जो बच्चा इन चीजों को सही से नहीं करता है, आगे जाके उस बच्चे के अंदर एडिक्शन आएंगे, उसके अंदर स्मोकिंग और ये चीजें आएंगी। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज बताई, सारा ब्लेम आप कोई भी गलत काम कर रहे हो उसने बचपन के ऊपर डाल दिया। ऐसा ही उसने और भी एग्जांपल दिए, उसने आगे और एग्जांपल दिया कि जिन पेशेंट्स के अंदर ओसीडी होता है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आपने अच्छे से जानते होंगे, थोड़ा सा ये समझ लो कि आपके माइंड को ऐसा थॉट आता है जो आप बाहर नहीं निकाल पाते हो, तो उसके लिए आप कुछ एक्टिविटी करते हो, दैट इज नोन एज ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप मैंने टर्मिनोलॉजी पढ़ाई हुई है, वहां पर आप अच्छे से देख सकते हो। सिंपल से समझो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बिल्कुल भी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बार बार सफाई करते रहेंगे, हाथ भी टच हो जाएगा दोबारा से। उसने कहा कि ये ओसीडी जो डेवलप हुआ है ना, ये इसलिए डेवलप नहीं हुआ उसका क्या आज उसको ओसीडी हो गया, भाई नहीं, उसका एनाल फेज के अंदर, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको एनाल फेज क्या था, एनाल फेज के अंदर उसकी सही तरह से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से होती और अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग को अच्छी से जी पाता, अच्छे से उसको कर पाता, तो आज उसके अंदर ओसीडी जो डिसऑर्डर है वो डेवलप नहीं होता। तो आगे और अच्छे से डिटेल में आपको मैं वो चीजें समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दोस्तों। तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा उसकी मेमोरी, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज, कोई भी बीमारी आज उसके अंदर डेवलप हो रही है, तो उसके ब्रेन के पार्ट के अंदर वो चीज क्या है दोस्तों, मेमोरी में है। ऐसा नहीं है कि बिना कारण ही उसके अंदर कोई डिसऑर्डर डेवलप हो गया। साइकेट्रिक डिसऑर्डर की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि ब्रेन के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी आ गई, नहीं, ब्रेन के अंदर एनाटॉमिकल अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटी आ रही है तो उसका सिगमंड फ्रॉइड से कोई लेना देना नहीं है। वो वहां यहां पर बात कर रहा है ऐसे डिसऑर्डर्स की जो मतलब कि बॉडी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, एनाटॉमिकल मतलब बॉडी बिल्कुल क्या है दोस्तों उसकी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स क्या हो गए, डेवलप हो गए हैं, उनकी बात कर रहा है वहां पे। उसने कहा कि उसके ब्रेन के अंदर, मेमोरी के अंदर वो कोई ना कोई ऐसा इवेंट उसके अंदर घुसा हुआ है दोस्तों, जिसके कारण उसके अंदर ये डिसऑर्डर डेवलप हुए हैं, उसका बिहेवियर और उसके इमोशंस क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। ठीक है, ये 3-6 टर्म है ये, लेकिन ये पूरे टर्म साइको एनालिसिस को खोल देते हैं। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि सर इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि ये समझोगे तभी सबसे ज्यादा फोकस, मैंने आपको पहले जब लिखा था तब भी बताया था कि अनकॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ जो माइंड है ना दोस्तों, उसको उसने बताया कि ये एक खजाना है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेजर है, खजाना है ये। अगर किसी भी पर्सन का अनकॉन्शियस जो माइंड है उसको आपने प्राप्त कर लिया, अनकॉन्शियस माइंड को अगर आपने देख लिया, किसी भी साइकेट्रिस्ट को उसने ये कहा कि आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट कब बनोगे, अगर देखो कॉन्शियस लेवल मुझे भी पता है, सबको पता है, ठीक है, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस क्या होता है आगे हम और अच्छे से बात करेंगे कि भाई थोड़ा सा आपने अटेंशन फोकस लगाया, आपके जो भी चीजें वो वापस से कॉन्शियस में आ गई, दैट इज प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड उसने बताया कि ये वो माइंड है जो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होता है, कुछ स्पेशल ऐसी सिचुएशंस आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। उसने साइकेट्रिस्ट को बताया कि ताकि उसकी अनकॉन्शियस, उसके ब्रेन के, उसके माइंड के अनकॉन्शियस लेवल के अंदर दोस्तों जो जो चीजें हैं उन चीजों को उन अनकॉन्शियस जो माइंड है उसकी जो एक्टिविटीज हैं उनको आपको किस में लाना पड़ेगा, कॉन्शियस में लाना पड़ेगा। और अगर आपने उसको कॉन्शियस माइंड में एक साइकेट्रिस्ट ले आता है तो आपको कोई भी जो डिसऑर्डर जो है ना दोस्तों, साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है उसका पता लग जाएगा। उसने बताया कि ये चीजें करो ना, अनकॉन्शियस माइंड की चीजों को आप किस में लेके आओ, कॉन्शियस माइंड में लेके आओ।
अगर आपने इन सब चीजों को आप लेकर आ गए दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो डिसऑर्डर है उसका कोज समझ लिया, कारण समझ लिया क्यों हो रहा है। फिर उसने इनके लिए कई सारी टेक्निक्स दी कि कैसे ला सकता है, वो बोला मैं बताऊंगा कि कैसे लाना है आपको, ठीक है, मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा। उन सबको इंक्लूड करके उसने कहा कि दैट इज साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या है, सिंपल से वर्ड में कि किसी भी पर्सन के ब्रेन को या माइंड को क्या करना दोस्तों, एनालिसिस करना, और उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मेमोरी और अनकॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ जो माइंड है वो ही उसके बिहेवियर, इमोशंस और उसके साइकेट्रिक डिसऑर्डर का रीजन होता है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, इनको एनालिसिस कर लिया, तो मतलब कि आपने इन तीनों को क्या कर लिया दोस्तों, एनालिसिस कर लिया। इसे ही उसने क्या नाम दिया दोस्तों, साइको एनालिसिस नाम दिया। अब उसने कई सारे कंसेप्ट दिए। कंसेप्ट कहां से थे, कंसेप्ट यहां से थे दोस्तों, कि उसने कहा कि भाई देखो, कॉन्शियस है आपके पास है, आप खुद ही ले आओगे, आपको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। सब कॉन्शियस है, अभी इनके बारे में हम और बात करेंगे जब आपको टॉपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब कॉन्शियस है या प्री कॉन्शियस है, वो भी आपके पास है, तो उसको भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कहां है दोस्तों, अनकॉन्शियस। मैं आपको अगर अभी कहूं कि आप अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर आपकी जो चीजें हैं ना, वो आप मुझे बताओ, पता है आपको, आप कभी नहीं बता सकते। वो ही चीजें हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मीनिंग ही ये होता है दोस्तों कि हम कभी भी उन चीजों को हमारे कॉन्शियस लेवल पे नहीं ला सकते हैं, खुद के प्रयास से हम नहीं ला सकते। अगर आप खुद के प्रयास से ले आते हो तो समझ जाना कि वो चीजें आपके कौन से पार्ट में थी, वो आपके प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस पार्ट के अंदर थी, अनकॉन्शियस में नहीं थी। अनकॉन्शियस चीजों को आप कभी भी फोर्स के द्वारा, अटेंशन के द्वारा, अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी किस में नहीं ला सकते, आप कॉन्शियस में नहीं ला सकते। तो उसने कहा कि मैं बताता हूं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा अनकॉन्शियस माइंड की जो एक्टिविटीज हैं, जो चीजें उसकी मेमोरी में हैं, अनकॉन्शियस मेमोरी में हैं, उनको हम कैसे कॉन्शियस मेमोरी के अंदर लेके आए। तो ये सब चीजें ही उसने कहा कि ये इन चीजों को लाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, साइको एनालिसिस कहलाता है। दो डेफिनेशन बता दिए मैंने आपको अलग अलग। पहली डेफिनेशन क्या बताई मैंने, कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर, इमोशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर दैट डिपेंड करता है उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मेमोरी। अगर आपने इन तीनों चीजों को एनालिसिस कर लिया तो मतलब वो क्या कहलाएगा, आपका साइको एनालिसिस कहलाएगा। या फिर अनकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज को आप दोस्तों किस में ले आए, कॉन्शियस माइंड के अंदर ले आए, तो आप उसको भी क्या नाम दिया उसने, साइको एनालिसिस नाम दिया। अब उसने टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिसिस बताई। साइको एनालिसिस एक ऐसी चीज है, ध्यान रखना दोस्तों, साइको एनालिसिस एक थ्योरी भी है और साइको एनालिसिस एक ट्रीटमेंट भी है, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी भी है। आप जब ट्रीटमेंट पढ़ोगे, साइकोथेरेपी पढ़ोगे, वहां पे पढ़ते हो ना साइको एनालिसिस, तो ये दोनों चीजें हैं। उसने थ्योरी भी दी है, उसने कहा ये ट्रीटमेंट भी है। अब आप अगर साइकेट्रिक किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वहां पर आप इस साइको एनालिसिस थ्योरी का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि इन चार टर्म में से कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा वर्ड है दोस्तों, जिस वर्ड के अंदर, जिस टर्म के अंदर दोस्तों, जिस टर्म के अंदर, इन चारों टर्म्स में ऐसा कौन सा जो टर्म है दोस्तों जो कि थ्योरी भी है और एक ट्रीटमेंट भी है, तो वो साइको एनालिसिस है। थोड़ा सा इस पे रोकने से पहले मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड के बारे में और बता देता हूं। हो सकता है कि आजकल क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे आने लग गए हैं, तो हो सकता है कि इसका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म कहां हुआ था। जन्म इनका लगभग ज्यादातर जो भी बुक्स हैं, मैक्सिमम बुक्स ये बताती हैं कि जब हमारे 1857 की क्रांति हुई थी ना, उससे 1 साल पहले इनका जन्म हुआ था। अब मैंने आपको 1857 की क्रांति क्यों बताया, ताकि ये आपके दिमाग में घुस जाए। आपको सीधा मैं 1856 बताता तो आपको याद नहीं रहता, तो लगभग आपको याद रखना है कि 1856 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। अब एक दो क्वेश्चंस बनते हैं कि इनका जन्म हुआ कहां था, तो एक दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था फ्रीबर्ग में। कहां हुआ था, फ्रीबर्ग में। अब फ्रीबर्ग है कहां, यूरोप के अंदर एक कंट्री है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जो कंट्री है दोस्तों, वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ध्यान रखना, बस ये जन्म ध्यान रख लेना कहां पर हुआ था। तो फ्रीबर्ग नामक एक स्थान है, ठीक है, एक सिटी है, और वहां पर कंट्री का क्या नाम है दोस्तों, चेक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है, चेक रिपब्लिक वो कंट्री है। दूसरा दोस्तों, इन्होंने अपनी लाइफ ज्यादातर कहां जी है, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया के अंदर जी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं, यूरोप के अंदर ही कंट्री है ये ऑस्ट्रिया, यहां जी है। और ऑस्ट्रिया के अंदर भी कौन सी, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, ठीक है, वियना के अंदर इन्होंने ज्यादातर अपनी लाइफ क्या हुई है दोस्तों, जी है। बस ये दो क्वेश्चंस है, ये थोड़े से ध्यान रख लेना। एक तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक इनका जन्म कहां हुआ था और एक इन्होंने अपनी अधिकतर जो लाइफ है वो दोस्तों कहां जी है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब इन्होंने नई चीजें दी, किसी को पता ही नहीं था कि अनकॉन्शियस चीजों को हम कॉन्शियस माइंड में कैसे लाए, तो उन्होंने कई सारे कंसेप्ट दिए कि आप इनके द्वारा ला सकते हो। चलो बात करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ए, फ्री एसोसिएशन। उन्होंने कंसेप्ट दिया किसका दोस्तों, फ्री एसोसिएशन का कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि भाई आप, ये है कॉन्शियस
उसने कहा कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है दोस्तों अनकॉन्शियस, ठीक है। ये है सबकॉन्शियस, या इसको हम प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं, सेमी कॉन्शियस नहीं बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ना दोस्तों ब्रेन का, दैट इज अनकॉन्शियस। उसने कहा कि आप किसी भी चीज को फोर्स, आप देखो जो भी चीजें आपके लिए एक्सेसिबल हैं, जो आप बिना किसी जोर के आप ला सकते हो, जैसे मेरा नाम क्या है, कौन सामने बैठा है, कहाँ है, क्या टाइम है, ठीक है, अभी आपने क्या खाया है, तो वो चीजें जो दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़े, दैट इज कॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस का मतलब क्या है दोस्तों, डायरेक्टली आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा अटेंशन दो या थोड़ा सा फोकस दो। अभी इनके बारे में और डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। अब उसने कहा कि अनकॉन्शियस चीजों को कॉन्शियस में, तो उसने कहा कि भाई बाकी के साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि आप एक काम करो ना, फोर्स लगाओ और जोर लगवाओ, तो उससे क्या होगा, अनकॉन्शियस चीजें किस में आ जाएंगी, कॉन्शियस में आ जाएंगी। उसने कहा कितना भी जोर लगा लो, जितना तुमसे हो सके उतना जोर लगा लो, कभी भी नहीं ला सकते। अनकॉन्शियस माइंड की चीजों को फोर्स के द्वारा, अटेंशन के द्वारा, फोकस के द्वारा कभी भी कॉन्शियस चीजों में नहीं लाया जा सकता है। उसको लाने का जो टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं ना, दैट इज ए फ्री एसोसिएशन। अब उसने लोगों ने पूछा कि भाई ये, अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन ये बनेगा कि फ्री एसोसिएशन जो टेक्निक है ना दोस्तों, वो किसने दी है, फ्री एसोसिएशन टेक्निक किसने दी है। तो डायरेक्टली ध्यान रखना, सिगमुंड फ्रॉइड ने ये टेक्निक दी है, सिगमुंड फ्रॉइड ने ये टेक्निक दी है। अब ध्यान रखना, फ्री एसोसिएशन का मीनिंग क्या बताया। फ्री का मतलब फ्री हो जाओ आप, मतलब कि दिमाग को क्या कर लो दोस्तों, फ्री कर लो। और एसोसिएशन का मतलब जोड़ना, मतलब आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें जोड़नी है, ठीक है। फ्री होकर ब्रेन को कुछ चीजों को जोड़ना क्या कहलाता है, फ्री एसोसिएशन। आपको सर ये क्या टर्म हुआ, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। फ्री एसोसिएशन मतलब ये है दोस्तों, मैं आपको ये कहूंगी कुछ भी सोचना मत, जो भी कुछ भी बोला जा रहा है ना वो बोलो, लेकिन सोचकर नहीं बोलना, कोई भी थिंकिंग नहीं लगानी है आपको, कुछ भी नहीं सोचना, बस बोलने लग जाओ। चाहे आपके मुंह से गाली निकल रही हो, चाहे आपके मुंह से कुछ भी निकल रहा है ना, वो बोलो, बट थिंकिंग मत करना, सोचना मत, जोर मत देना। क्योंकि ब्रेन पे अगर आपने फोर्स किया तो वो आप जो चीजें लाओगे ना दोस्तों, वो सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस की लाओगे। लेकिन मुझे किसकी चाहिए दोस्तों, कॉन्शियस माइंड की चाहिए। मुझे किसकी चाहिए, कॉन्शियस माइंड की चाहिए। तो उसने कहा कि ये फ्री एसोसिएशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर पर्सन को कहा जाता है कि भाई आप बोलो, बस सोचो मत, जो बोला जाए वो बोलो, दिमाग पे कोई फोर्स मत दो। अगर वो चीजें वो बोलने लगेगा ना, तब उसके धीरे धीरे उसके माइंड की अनकॉन्शियस जो एक्टिविटीज है ना उसके ब्रेन से दोस्तों, वो कैसे निकल सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। तो फ्री एसोसिएशन जो टेक्निक है ना दोस्तों, इसके द्वारा भी क्या हो सकता है दोस्तों, कॉन्शियस माइंड की चीजों को किसमें लाया जा सकता है, अनकॉन्शियस माइंड में लाया जा सकता है। एक नेक्स्ट टेक्निक उसने बताया कि ये टेक्निक नहीं है, ये ऑटोमेटिक आती है, स्लिप ऑफ टंग। अब स्लिप ऑफ टंग तो और लोगों के लिए है, आप तो थोड़े से मेडिकल के स्टूडेंट हो ना, हो सकता है कि आपको ये लिखे ही नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग ने लिखकर पैराप्रेक्सिस। उसने कहा ये बहुत अच्छी टेक्निक है। स्लिप ऑफ टंग मतलब एकदम से मुंह से निकल गया, हम कहते हैं एकदम से मुंह से निकल गया, मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा था, ठीक है, मैंने एकदम से, मतलब एकदम से आपने गाली दे दी किसी को, आपको सर बार बार गाली क्यों करे, वो अनकॉन्शियस माइंड से आ रही है, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि मैं दे रहा हूं। तो पैराप्रेक्सिस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपके ब्रेन में से एकदम से निकलती, आपके टंग में से निकलती, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं ना इसको, भाई एक जीभ एकदम से मुंह से निकल गया, हम हिंदी में बोलते हैं जीभ से निकल गया नहीं बोलते, इंग्लिश में स्लिप ऑफ टंग है, हम वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मुंह से निकल गया। भाई वो मुंह से जो निकलता है ना, उसने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। भाई सिगमंड फ्रॉइड ने बोला तुम्हारे लिए मुंह से निकला है, लेकिन एज ए साइकियाट्रिस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे मैं क्या पता करूंगा कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड की जो चीज है ना वो आई है मेरे लिए, यहाँ पे किस में आ गई, आपके कॉन्शियस में आ गई है। फोर्स किया जाता है स्लिप ऑफ टंग में, कभी भी नहीं, कोई फोर्स नहीं किया जाता, पर एकदम से मुंह से निकलती है, ऐसे तो है नहीं कि वो सोचने लग गया फिर उसने मुंह से निकाला, तो वो चीज तो स्लिप ऑफ टंग है ही नहीं। उसने कहा कि स्लिप ऑफ टंग के द्वारा पैराप्रेक्सिस के द्वारा भी आप अनकॉन्शियस माइंड की चीजों को किस में ला सकते हो, कॉन्शियस माइंड के अंदर ला सकते हो, ठीक है। तो एक तो फ्री एसोसिएशन को जरूर याद रखना, एक स्लिप ऑफ टंग का कंसेप्ट उसने दिया कि पैराप्रेक्सिस के द्वारा भी आप इन चीजों को ला सकते हो। इसके अलावा क्या दिया उसने दोस्तों, उसने एक बुक लिखी 1900 के अंदर, ठीक है, अभी बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या है, पहले एक बुक के बारे में बताता हूं। उसने बताया कि भाई मुझे है ना एक खजाना मिल गया। उसने बोला क्या खजाना मिल गया भाई, उसने उस बुक को लिखा इंटरप्रिटेशन ऑफ माइंड। उसने एक बुक लिखी इंटरप्रिटेशन ऑफ माइंड, सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उसने एक बुक लिखी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, रटो मत, समझो, इसको भी रटना मत। देखो कोई भी चीज को याद करने के लिए उसको अगर इंग्लिश में एक बार हिंदी में और पढ़ लो, ताकि इंग्लिश भूल जाओ तो हिंदी तो याद रहे। सपनों की व्याख्या, ठीक है, उसने कौन सी बुक लिखी दोस्तों, सपनों की व्याख्या बुक लिखी। और उस बुक में उसने बताया कि ये जो आप लोगों के जो उसने टर्म दिया ड्रीम एनालिसिस, एक टर्म दिया उसने ड्रीम एनालिसिस।
उसने कहा कि भाई कैसे अनकॉन्शियस चीजों को मैं कॉन्शियस में लाऊं, कैसे समझूं। तो उसने कहा कि मुझे है ना एक ट्रेजर मिल गया, खजाना मिल गया। उसने ड्रीम्स को खजाना बताया था, सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम्स को क्या बताया था दोस्तों, खजाना बताया था। कैसे? उसने कहा कि आप लोग ये सोचते हो कि यार मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं कुछ, और फिर भी वो चीजें मेरे क्या आ गई, सपने में आया कल मेरे, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, मेरे को बात क्यों 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, लेकिन ये मेरे सपने में कैसे आ गया आज। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे जो भी सपने हैं ना वो मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि आपके सपने मेरे लिए खजाना है, मैं इनको क्या करूंगा दोस्तों, एनालिसिस करूंगा। क्योंकि उसने बताया कि जो ड्रीम्स होते हैं ना दोस्तों, वो जो ड्रीम्स होते हैं वो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन से आते हैं। किससे आते हैं दोस्तों? अनकॉन्शियस ब्रेन की जो चीजें हैं दोस्तों, माइंड की जो चीजें हैं वो किसके अंदर आती हैं, कॉन्शियस के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं दोस्तों? कॉन्शियस के अंदर आती हैं। तो उसने कहा कि ये अनकॉन्शियस जो चीजें कॉन्शियस के अंदर आ रही हैं वो किसके द्वारा आती है, ड्रीम। तो उसने सभी साइकियाट्रिस्ट को बोला भाई ड्रीम को अच्छे से एनालिसिस करो। उसको क्या करो, ड्रीम्स को क्या करो दोस्तों, अच्छे से एनालिसिस करो। अगर आपने ड्रीम्स को अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो इसका मतलब दोस्तों आपको पता लग गया कि अनकॉन्शियस जो चीजें हैं ना, वो आपको उस पेशेंट की अनकॉन्शियस ब्रेन के बारे में पता लगा कि अनकॉन्शियस चीजें हैं क्या क्या। तो उसने बताया कि जो ड्रीम्स जो होते हैं ना बहुत अच्छा खजाना है, जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे कई बार हम किसी चीज को सोचते नहीं है दोस्तों, तो भी हमें वो ड्रीम्स आ जाते हैं। तो वो हमारे कौन से ब्रेन से आए हैं दोस्तों, वो हमारे कौन से माइंड से आए हैं, अनकॉन्शियस माइंड से आए हैं। तो ध्यान रखना, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाने के लिए दोस्तों उसने ड्रीम एनालिसिस के बारे में बताया। ये जो बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक जो बुक है दोस्तों, इसी के ऊपर आपके आगे जो टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ जो माइंड है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो मैं आपको आगे उसके बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ पर इसके अलावा और टेक्निक उसने दी, एक उसने एब रिएक्शन दिया दोस्तों। एब रिएक्शन का मतलब ऐसे मान लो कड़वा सच, ठीक है। एक वर्ड में हिंदी में अगर आपको याद रखना हो ये, तो इसको याद रखो आप, कड़वा सच। मतलब दोस्तों कोई भी पर्सन है ना, किसी भी ट्रोमा से गुजरा हो, कोई भी पर्सन किसी भी किससे गुजरा हो दोस्तों, ट्रोमा से गुजरा हो, और उस ट्रोमा को वो चीज बोलना नहीं चाहता। बचपन में मान लो आपका डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ, आपके माता पिता हमेशा लड़ाई करते रहे, ठीक है, और आपके दिमाग में वो चीज घर गई कि भाई हमेशा झगड़ा ही हुआ है और आपका सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उसने कहा कि एक काम करो, आप उस पर्सन को है ना ये कहो कि भाई उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बता। अगर वो पर्सन उन चीजों के बारे में, जो चीज उसके लिए क्या है, ट्रोमेटाइज्ड है, ट्रोमा है उसके लिए, ये चीज अच्छी नहीं, वो बताना नहीं चाहता, लेकिन वो कब बताएगा? उसने बताया कि जब आपका जो पेशेंट है, जब आपके बारे में अच्छे से सोचने लगेगा ना, उस प्रिंसिपल के बारे में मैं बताऊंगा आपको, उसको हम ट्रांसफेरेंस के नाम से जानते हैं कि एक पेशेंट है वो अपने साइकेट्रिस्ट के बारे में या अपने क्लिनिशियन के बारे में क्या सोचता है, अपने डॉक्टर के बारे में क्या सोचता है। अगर वो अच्छा सोचता है ना तो वो अपनी चीजें बताने लग जाएगा। इसलिए ही उनके दोनों के बीच में एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होना जरूरी है, एक अच्छी रिलेशनशिप होना जरूरी है, नहीं तो पेशेंट आपको चीजें बताएगा ही नहीं। उसने कहा कि एब रिएक्शन वो टेक्निक है दोस्तों, इस टेक्निक के द्वारा आप क्या कहोगे, आप पेशेंट को ये कहो कि आपके बचपन में जो भी बुरी चीजें हुई है ना, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में वो कॉन्शियस ऐसे मान लो कॉन्शियस का मान लो, या फिर आपको प्री कॉन्शियस का मान सकते हो कि प्री कॉन्शियस का चीजों को कहां लेके आएगा, या सब कॉन्शियस की चीजों को कॉन्शियस में लेके आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि जैसे धीरे 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 दोस्तों वो उसके अपने आप ही उसको बोलते बोलते जब उसके इमोशंस रिलीज होंगे ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फियर, एंजाइटी, डर ये डेवलप होगा। भाई कोई भी बुरी चीज किसी के साथ भी हुई है, मान लो कोई छोटी बच्ची है, उसका रेप हो गया मान लो, ठीक है, और वो बड़ी हो गई, बेचारी बड़ी हो गई। अब उससे पूछा ना, तो धीरे धीरे पहले बताया कि ऐसा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो रोने लग जाएगी, और रोकर एंजाइटी, फियर, तो ये जब चीजें होंगी ना, इनको स्ट्रेसफुल इवेंट्स बोलते हैं। तो उसने कहा स्ट्रेसफुल इवेंट के दौरान अनकॉन्शियस जो चीजें हैं ना दोस्तों, वो कॉन्शियस के अंदर क्या आती हैं, जल्दी आती हैं। उसका भी उसने कंसेप्ट बताया था कि क्यों आती हैं। उसने आगे एक रिप्रेशन का कंसेप्ट दिया था, वो भी हम आगे बात करेंगे कि भाई रिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हमें जो अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं ना दोस्तों, उसको हमारे कॉन्शियस के अंदर नहीं लाने देती हैं। लेकिन जब भी स्ट्रेस चीजें होती हैं, या ये जो बाकी की चीजें बताई आपको, फ्री एसोसिएशन बताया है, ठीक है, ये जो ड्रीमिंग एनालिसिस बताया है, ये सब चीजें क्या करती हैं, उस रिप्रेसर को कम कर देती हैं। और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, अभी मत डरो, बस अब रिएक्शन अपने समझो कि जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं उनको इमोशंस के साथ आप क्या कर रहे हो दोस्तों, एक्सप्लेन कर रहे हो। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एब रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो उसने बताया कि एब रिएक्शन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अनकॉन्शियस ब्रेन की जो चीजें हैं वो किस में ला सकते हो, कॉन्शियस। उसने खुद ने भी प्रैक्टिकल किया। अब देखो आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत अच्छा सा। उसकी एक पेशेंट थी जिसका नाम था एना, अन्ना हजारे से याद रख लो, ठीक है, एना नाम था, याद रख लो तो रख लो, नहीं रखो तो रखो, क्योंकि स्टोरी है ये जो पेशेंट थी ना दोस्तों, ये पैरालिसिस की पेशेंट थी। और पैरालिसिस पे कैसा था, हिस्टीरिया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। आजकल तो हिस्टीरिया वर्ड को यूज करते नहीं है हम, मतलब कि उसके एनाटॉमिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उसके, है ना, एनाटॉमिकल उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसको लगता था कि मैं बीमार हूं और मुझे क्या हो गया दोस्तों, पैरालिसिस हो गया, ऐसा
ऐसे डिसऑर्डर हिस्टीरिया कहलाते हैं। मतलब उसके अंदर फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चरल कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं पाई जाती है। तो वो पेशेंट कहती थी भाई मेरे पैर में क्या आ गया या मेरे हाथ में क्या आ गया दोस्तों, पैरालिसिस आ गया। ऐसा पेशेंट था, पेशेंट का नाम एना था, हमारे सिगमंड फ्रॉइड की एक पेशेंट थी। तो उसने एना को कहा कि यार आप एक काम करो एना, मुझे बचपन की कोई ऐसी चीजें है क्या आपके दिमाग में जो कोई भी पैरालिसिस से रिलेटेड हो, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताओ। अगर कोई भी बचपन की ऐसी चीज है जो आपके पैरालिसिस से रिलेटेड है तो उसके बारे में आप मुझे बताओगे ना, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको समझ पाऊंगा। तो वो जब उसका अच्छा रिलेशन डेवलप हो गया सिगमंड फ्रॉइड के साथ में, क्योंकि एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में साइकेट्रिक में यही है दोस्तों, ठीक है। आपको अगर डायरिया हो गया तो सीधा इंजेक्शन लगवा देगा, वो आपको जानेगा भी नहीं आपको क्या रिश्तेदारी है, क्या है, क्या लेना देना है, कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो आप अपनी चीज तभी बताओगे जब आपके बीच में क्या होगा, एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होगी, ठीक है। तो जब उसके एना के साथ अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हुई तो एना ने बताया कि एक बार बचपन के अंदर मेरे जो पिताजी है ना दोस्तों, वो क्या हो गए थे, वो बीमार हो गए थे, सिक हो गए थे और वो बेड पर लेटे हुए थे, ठीक है। वो बेड पर लेटे हुए थे और मैं यहां पर बैठी हुई थी। इसका मुंह इधर कर देता हूं। वाओ क्या पेंट रूम है, ये देखो, ठीक है। इस पे ये बैठी हुई है, ये खड़ी लग रही है, आप मानो बैठी हुई है। तो उसने कहा कि जब मुझे है ना एकदम से बैठे बैठे को एक सपना आया, बैठे बैठे को, उसने बताया उसे डे ड्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है। बैठे बैठे को एकदम से खो जाना नहीं होता, वही डे ड्रीमिंग है। तो उसने कहा कि मुझे एक सपना आया उसी दौरान कि मेरे जो पापा है ना उसके पास एक सांप आया है, ठीक है। उसके पास क्या है, एक सांप आया है और वो सांप मेरे पापा को खाना चाहता है, ठीक है। मेरे पापा के पास एक सांप आया और मेरे पापा को खाना चाहता है, लेकिन मैं ना मेरे हाथ और पैर दोनों जाम हो गए और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। ये उसको क्या आ रहा था, डे ड्रीमिंग हो रही थी, सपना रहा था, असली में नहीं हो रहा था उसके साथ। वो बताया कि मुझे बचपन में ऐसा फील हुआ था जब मेरे पापा बीमार थे उस दौरान, कि मैंने पूरे जोर लगा ली कि मैं उस सांप को भगाऊं, खड़े होने की कोशिश की, हाथों को हिलाने की कोशिश की, पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाई। मैं चाह कर भी मैंने पूरी माइंड से कोशिश कर ली लेकिन मैं नहीं कर पाई। फिर एकदम से मेरी आंख खुल गई। उसके बाद पता क्या हुआ, सिगमंड फ्रॉइड ने देखा कि जब वो ये स्टोरी बता रही थी और उसके बाद में उसके जो हाथ जो पैर जिसमें वो पैरालिसिस बता रही थी उसमें क्या हो रहा था दोस्तों, मूवमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था। तो उसने कहा कि ये है इफेक्ट साइको एनालिसिस का। क्यों? क्योंकि उसके अनकॉन्शियस ब्रेन के कुछ चीजें आई हैं उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आए हैं कॉन्शियस माइंड के अंदर दोस्तों, उसके कारण से उसका जो डिजीज है ना दोस्तों, उसका क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई जरूरी नहीं होता कि उसको आज जो डिसऑर्डर है वो आज के कारण है। उसने कहा कि क्या रीजन है, कि जब भी उसको बार बार उसी स्टोरी के बारे में पूछता हो, कि जब भी इस स्टोरी के बारे में बताती है ना तो जैसे जैसे अपने आप को क्या फील करती है, उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो बेटर होता जाता है, वो सही होती जा रही है। क्या रीजन है उसका, तो उसने बताया कि ये सब साइको एनालिसिस है कि बचपन के अंदर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में उसकी मेमोरी के अंदर ऐसी चीजें आ गई हैं दोस्तों जिसके कारण से दोस्तों उस पेशेंट को क्या हुआ है, ये डिसऑर्डर हुआ है और उसको ठीक भी उसी तरीके से क्या किया जा सकता है। इसके अलावा उसने हिप्नोसिस का कंसेप्ट भी दिया था, ठीक है। हिप्नोसिस भी करना सिखाया था उसने पेशेंट को, सम्मोहन। अब हिप्नोसिस को बताना कोई मेरे लिए आप जरूरी नहीं है, आप समझो क्या होता है हिप्नोसिस, ठीक है। सम्मोहित करते हैं ना, पेशेंट का अनकॉन्शियस ब्रेन में घुस जाते हैं, वो उसको पता ही नहीं होता पेशेंट में कहाँ हूँ, उसको जो कहेगा खड़े हो वो खड़े होने लग जाएगा, तो वो हिप्नोसिस। तो ये कंसेप्ट भी किसने दिया था दोस्तों, आपका ये हिप्नोसिस का कंसेप्ट भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट था जिसे हमने क्या नाम दिया दोस्तों, आपको साइको एनालिसिस नाम दिया, ठीक है। मैंने आपको अब इनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस दोस्तों डायरेक्टली वो आपसे पूछ सकते हैं भाई एब्रिएक्शन होता क्या है, तो जो ट्रॉमेटाइज्ड जो इवेंट है उनको कॉन्शियस लेवल के अंदर लेके आना, ठीक है। ये पूछ सकता है कि एब्रिएक्शन का कंसेप्ट किसने दिया, फ्री एसोसिएशन क्या होता है, ये कंसेप्ट किसने दिया, ठीक है। नाम आएगा सीधा, सिगमंड फ्रॉइड बताना है आपको, तो इन सब के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। साइको एनालिसिस हमारा खत्म हो गया। अब हम इसके बाद में सिगमंड फ्रॉइड ने कई सारी क्या दी दोस्तों, थ्योरी दी। उन थ्योरीज के बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड। टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड। सबसे पहले तो वर्ड समझो कि टोपोग्राफी का मीनिंग क्या होता है। भाई कोई भी टोपोग्राफी मतलब ये होता है कि जैसे हम कहीं टोपोग्राफी, व्हाट इज टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब ये है कि कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, उस स्थान के अंदर कहाँ नदी है, कहाँ पे पर्वत है, ठीक है, कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे धरातल है, कहाँ पे मैदान है,
कहाँ पे प्लेन्स है, कहाँ पे हिली एरिया, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, टोपोग्राफी कहलाती हैं। तो उसने कहा कि माइंड के वैसे ही पार्ट होते हैं दोस्तों, जैसे हमारी हमारी जो अर्थ है, हमारी जो जमीन है, हमारी भूमि है, उसके ऊपर कहीं रिवर होती है, कहाँ कहीं पे माउंटेन होते हैं, कहीं पर प्लेन होते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन के भी कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, 3 पार्ट होते हैं। उन पार्ट के बारे में उसने बताया टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में। उसके बारे में उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ जो ड्रीम्स जब नामक जो बुक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था सपनों की जो व्याख्या है उसके बारे में, इनके बारे में उसने क्या लिखा था, अच्छे से लिखा था। ठीक है, तो उसने बताया कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों कॉन्शियस पार्ट, कॉन्शियस। एक होता है आपका प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस मत लिख लेना, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। और एक होता है दोस्तों आपका अनकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। पहली कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है दोस्तों, कॉन्शियस का मतलब यह होता है कि पार्ट ऑफ द ब्रेन, पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज एक्सेसिबल टू अस, दैट इज एक्सेसिबल टू अस विदाउट एनी फोर्स और अटेंशन, विदाउट एनी फोर्स और अटेंशन। भाई आपको दिमाग में कोई जोर नहीं लगाना, कोई अटेंशन नहीं देना, कोई फोकस नहीं लगाना, कोई फोर्स नहीं लगाना, और जो भी आपके दिमाग में है ना इस समय, दैट इज कॉन्शियस पार्ट। ठीक है, वो क्या है आपका दोस्तों, कॉन्शियस पार्ट होता है। जो भी चीजें आपको दिमाग के अंदर अभी हैं बिना कोई जोर लगाए हुए, जो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो मेमोरी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज कॉन्शियस। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने आपको पहले भी समझाया है, वही चीज कि आप जो भी चीज आपको बिल्कुल याद है, कोई फोर्स नहीं करना पड़ रहा आपको, तो वो सब चीजें क्या आती हैं दोस्तों, कॉन्शियस। आप किसकी तैयारी कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या खा रहे हो, तो वो सब चीजें क्या है दोस्तों, कॉन्शियस पार्ट है। अब सब कॉन्शियस को समझाता हूं थोड़ा सा। सब कॉन्शियस, सॉरी, हाँ, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, पहले इसी को समझता हूँ, अनकॉन्शियस बाद में समझाऊंगा। सब कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। देखो, मतलब कि सीधी सी बात, माइंड का वो पार्ट जो कि जिसकी जो मेमोरी है वो हम अटेंशन या फोर्स के द्वारा, अटेंशन और फोर्स के द्वारा किस में ला सकते हो, कॉन्शियस पार्ट में ला सकते हो। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस के नाम से हम इसे जानते हैं। एग्जांपल देखो, मैं आपको मतलब कि थोड़ी सी पुरानी चीज हो गई कि आपको जोर देना पड़े। दोस्तों मैं आपको ये पूछूं कि आपको 10वीं क्लास के अंदर है ना हिंदी कौन पढ़ाता था, सोचो आप एक बार, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि 10वीं क्लास में हिंदी, हो सकता है कि आपको उस टीचर का नाम याद नहीं आए, लेकिन अगर आपको उस टीचर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको उसका लुक जरूर याद आ जाएगा कि यार ऐसे ऐसे था और ऐसे ऐसे उसका बिहेवियर था, सब कुछ आ गया। तो वो चीजें कहां चली गई थी आपके अनकॉन्शियस। मैं आपको पूछूं कि 8वीं क्लास में आपकी क्या यूनिफॉर्म थी, तो वो चीजें आपके सब कॉन्शियस पार्ट के अंदर, आप थोड़ा सा जोर लगाओगे तो आपको वो चीजें क्या हो जाएगी, याद आ जाएगी। अब आप में से कोई बैठा बैठा सोच रहा होगा कि सर मेरे तो याद ही नहीं आ रही, तो भाई तेरे याद नहीं आ रही, आपके अगर याद नहीं आ रही तो वो आपके अनकॉन्शियस पार्ट में चली गई। इसमें मेरा जोर नहीं है कि आपकी मेमोरी ऐसी है कि आप अनकॉन्शियस में लेके चले गए। तो जिस चीज को फोर्स करके आप ला सकते हो ना दोस्तों, खुद ला सकते हो, तो वो क्या कहलाता है आपको दोस्तों, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन या फोर्स, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उसके द्वारा अगर आप ला सकते हो दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कॉन्शियस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपका दोस्तों अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो पार्ट है दोस्तों, सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ माइंड है ये, हमारे माइंड का सबसे बड़ा पार्ट है ये, हर चीजें हमारी हैं इसमें, मेजर पार्ट ऑफ माइंड। हमारे माइंड की मेजर जो पार्ट है दोस्तों, वो किसके अंदर होती है, हमारे अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर होती है। हमारे इंटेलेक्चुअल जो इंस्टिंक्ट जो ड्राइव्स हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं, इंस्टिंक्ट जो ड्राइव्स हैं दोस्तों, वो भी हमारी किस में होती है, अनकॉन्शियस माइंड में। मतलब जो भी चीजें दोस्तों जो हम सीखते नहीं है, हमारे अंदर बचपन से अंदर हमारे अंदर क्या होती है, जब जन्म से हमारे अंदर होती है दोस्तों, बोर्न के साथ, जन्म के साथ, वो चीजें क्या कहलाती हैं, इंस्टिंक्ट ड्राइव्स कहलाती हैं। इंस्टिंक्ट ड्राइव मान लो, बिहेवियर मान लो, जिन्हें हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब चीजें क्या होती हैं दोस्तों, आपकी
इंस्टिंक्ट ड्राइव्स होती हैं कि भाई आपको कोई भी चीज, आपने बचपन में जैसे मतलब आपका जन्म हुआ, छोड़ो बचपन में, जन्म होते ही आप क्या सीख गए दोस्तों? सकिंग करना सीखे। तो वो क्या चीज था? आपका अनकॉन्शियस ब्रेन का पार्ट था कि आप सीख गए, आपने कुछ चीज लर्न नहीं की, लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ी जिस चीज में, ये ध्यान रखो, जिस चीज के अंदर लर्निंग या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आजकल पता नहीं दोस्तों कैसे क्वेश्चन आने लग जाएं, तो ये ध्यान रखना। तो इंस्टिंक्ट जो ड्राइव्स हैं वो पूछ सकता है आपसे कि इंस्टिंक्ट ड्राइव ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर होती है। तो ध्यान रखना, कौन से पार्ट के अंदर होती है दोस्तों? अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर होती है। ये पूछ सकता है कि मेजर पार्ट ऑफ द माइंड कौन सा होता है दोस्तों? वो भी कौन सा होता है दोस्तों? अनकॉन्शियस पार्ट ही होता है। और ये जन्म के साथ जो हमें क्या है मिलता है, जन्म के साथ हमें जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमको मिलता है। ठीक है, अब उसने एक कंसेप्ट और दिया रिप्रेसर का। मैंने आपको कहा था जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। रिप्रेसर का कंसेप्ट दिया उसने कहा कि हमारे ब्रेन के अंदर जो भी चीजें दोस्तों अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर हैं, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हैं, ठीक है, ब्रेन से अच्छा यहां पर साइकेट्रिस्ट में माइंड यूज करेंगे, ठीक है, मैं ब्रेन बोलता हूं तो मतलब मैं माइंड कहना चाह रहा हूं यहां पे। अनकॉन्शियस माइंड की जो चीजें हैं ना दोस्तों, वो किस में आए? कॉन्शियस माइंड में आए। मैंने आपको कहा था कैसे कैसे आए, वो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बता दी। वो सारी जो टेक्निक्स है सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, उनके द्वारा हम अनकॉन्शियस माइंड की जो चीजें हैं दोस्तों उनको किस में ला सकते हैं? कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। लेकिन उसने एक चीज बताया, उसने रिप्रेसर का एक कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि वो सभी बैरियर, वो सभी कंडीशंस जो हमें अनकॉन्शियस माइंड की चीजों को कॉन्शियस माइंड में लाने से रोकती हैं, उन्हें उसने क्या नाम दिया? रिप्रेसर का नाम दिया। तो ध्यान रखना कि रिप्रेस अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड व्हाट इज रिप्रेसर? ये पूछ सकता है कि सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग रिप्रेशन व्हाट इज रिप्रेशन? रिप्रेशन क्या है? तो एनीथिंग दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड। एक अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के अंदर लाने के लिए जो भी चीजें हमें रोकती है ना दोस्तों, उसे उसने क्या नाम दिया? रिप्रेसर नाम दिया। कि हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे रिप्रेसर्स होते हैं जो हमें अनकॉन्शियस माइंड की चीजों को कॉन्शियस में नहीं लाने देते हैं। तो उसने कहा कि जब भी हम ये जो टेक्निक बताई कि भाई जब हम ड्रीमिंग करते हैं उस दौरान रिप्रेसर काम नहीं करते हैं, बहुत कम काम करने लग जाते हैं। जब हम स्ट्रेसफुल इवेंट्स के अंदर होते हैं, एब्रिएक्शन में बताया था मैंने आपको, तभी भी ये क्या करते हैं दोस्तों? कम काम करते हैं। फ्री एसोसिएशन में, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग में, तो उन दौरान रिप्रेसर की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण अनकॉन्शियस माइंड की जो चीजें हैं दोस्तों वो किस में आ जाती है? कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाती है। बस सिंपल सा ध्यान रखना कि वो उस बैरियर को किस नाम से जानते हैं जो हमें अनकॉन्शियस माइंड की चीजों को कॉन्शियस माइंड में लाने से प्रिवेंट करता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रिप्रेसर के नाम से हम उसे जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं? रिप्रेसर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि अनकॉन्शियस जो होता है मेजर पार्ट होता है, जन्म के साथ होता है, और हमारा जो इंस्टिंक्ट जो बिहेवियर है, इंस्टिंक्ट जो ड्राइव्स हैं दोस्तों, वो हमारी किसके अंदर रहती है? हमारे कौन से पार्ट के अंदर रहती है माइंड के? तो अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर रहती है। तो तीन चीजें उसने बताई, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कि देखो जो पहले का जो कंसेप्ट है ना उसको समझने से ये बिल्कुल सिंपल हो गया ना। तो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, या सॉरी प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तो तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कॉन्शियस है, सबके लिए एक्सेसिबल है, बिना फोर्स के, बिना टेंशन के, बिना फोकस के। इसमें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा टेंशन करेंगे, तो यहाँ की चीजें यहाँ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ की चीजें हम फोर्स करके भी नहीं ला सकते हैं। इनको लाने की कुछ टेक्निक्स बताई हैं, साइको एनालिटिक जो टेक्निक्स है दैट वाज गिवन बाय द सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने वो सभी टेक्निक्स दिए हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक बहुत अच्छी थ्योरी आएगी, उसके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों? बात करते हैं। और उस थ्योरी का नाम है आपका स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड। दैट इज, ये बहुत अच्छी थ्योरी, कई चीजें पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपकी लास्ट वाली आएगी, तो तब तक आप बने रहना, ठीक है। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर उसने 3 कंसेप्ट दिए। उसने एक बुक लिखी थी 1923 के करीब लिखी थी उसने बुक, और उस बुक का नाम था ईद एंड ईगो, ठीक है, सुपर ईगो नहीं था, ध्यान रखना। 1923 में इस बुक में ईद एंड ईगो के अंदर उसने अच्छे से इन कंसेप्ट के बारे में, स्ट्रक्चरल जो थ्योरी ऑफ जो माइंड है ना उसके बारे में अच्छे से उसने समझाया था। उसने 3 कंसेप्ट दिए कि हमारा माइंड है ना वो 3 कंसेप्ट पे काम करता है, ईद, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो, तीनों के बारे में उसने बताया। मैं समझाता हूं एक एक करके सबके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ईद के बारे में। सबको रटा हुआ है प्लीजर, वो चीजें मत रटो, कुछ नई चीजें सीखो कि ईद के बारे में क्या बताया उसने, कैसे समझाया ईद को उसने। अब उसने ईद के बारे में कैसे समझाया दोस्तों? उसने कहा पहली चीज, पहला क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है बहुत पुराना हो गया, अब आपको नए क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा पार्ट है माइंड का
जो कि जन्म के साथ प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट विद बर्थ, इट इज प्रेजेंट विद बर्थ, जन्म के साथ प्रेजेंट होता है। समझा दूंगा ईद होता क्या है वो, पहले जो चीजें हैं उसको समझो कि जन्म के साथ ईद, ईगो और सुपर ईगो में से कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों जो हमारे जन्म के साथ प्रेजेंट होती है, वो यही होता है। ईगो और सुपर ईगो बाद में डेवलप होती है, जन्म के साथ डेवलप नहीं होती, ठीक है, जन्म के साथ डेवलप नहीं होती है। दूसरा, ईद के अंदर इंक्लूड होते हैं आपके इंस्टिंक्ट ड्राइव्स एंड बिहेवियर। वही चीजें मैंने वहां पर आपको अनकॉन्शियस में बताई थी, यहां पे ध्यान रखना। इंस्टिंक्ट ड्राइव्स और बिहेवियर किसके अंदर आती है दोस्तों, आपकी ईद के अंदर आती है। मतलब जो ये चीजें, ईद जो है ना दोस्तों, इसको सीखा नहीं जाता है। इंस्टिंक्ट ड्राइव और बिहेवियर का मतलब ये वाला जो इच्छाएं हैं, ये जो आपका व्यवहार है, आपका बिहेवियर है, इसको सीखा नहीं जाता है। ये तो जन्म के साथ ही प्रेजेंट है, आपको इसको लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीजें लर्निंग नहीं की जाती है ना, उनको हम इंस्टिंक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इनको सीखने की जरूरत नहीं है ईद को, ये आपके पास क्या रहती है दोस्तों, प्रेजेंट रहती हैं। किसके साथ, जन्म के साथ में। इनको सीखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से कौन सा है जिसके अंदर इंस्टिंक्ट ड्राइव्स और बिहेवियर किसके अंदर इंक्लूड होती है, ईद के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यहां पर तो आपका वो प्रिंसिपल वाला काम नहीं किया ना, ठीक है। नेक्स्ट, डजंट अफेक्टेड बाई, डजंट अफेक्टेड, क्वेश्चन लगा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन बन सकता है यहां से, अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अभी समझा दूंगा, दो तीन चीजें हैं एक साथ, कंसेप्ट है ये। डिपेंड ऑन विश फुलफिलमेंट, डिपेंड ऑन विश फुलफिलमेंट, या फिर लिखाएगा डिपेंड ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। और एक वो आप सबका फेवरेट, बेस्ड ऑन प्लीजर प्रिंसिपल। ये तो सबको ही पता है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो रट रखा है आप सबने, ठीक है। बेस्ड ऑन प्लीजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब सारे समझाता हूं आपको, सब चीजें समझाता हूं कि ईद है क्या, कैसे काम करता है, ये सब चीजें एक एक करके आपको बताता हूं। आपको ईद को याद करने के लिए ना बस एक लाइन याद कर लो, ईद इज जिद, ठीक है। ईद क्या है दोस्तों, आपकी जिद है। ईद इज जिद, जिद का मतलब दोस्तों मुझे ये काम करना है तो करना है, मुझे कोई भी इसे करने से नहीं रोक सकता, वो क्या है, आपका ईद है। आपका माइंड का वो पार्ट जो दोस्तों आपके लिए क्या है, कि आपके लिए जिद कोज करता है कि भाई मुझे ये करना है तो करना है। अब ये जन्म के साथ पैदा हुआ है, ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर आ गया। अब बच्चे को दूध चाहिए तो चाहिए, उसको नहीं पता कि भाई बाहर आग लग गई है या उसकी मदर है वो खत्म हो गई है, ऐसे मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में बुरा मत मानना कि कहीं मेरे पर चढ़ जाओ, कमेंट के अंदर लिख दो सर ये क्या बोल रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल दे देते, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दे देते, बच्चे की मदर को क्यों खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो साइकेट्रिक में एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो बच्चे को दूध चाहिए, ठीक है, छोटा बच्चा है 1 महीने का, उसको दूध चाहिए, वो रोएगा भाई, उसको रोना है, चाहिए। आप उसको कोई कुछ नहीं लेना देना उसको। जैसे आप बड़े हो, मतलब आपको भूख लग रही है, आप क्यों नहीं रोते भाई, आपको भूख लगे, आप भी जोर जोर से मार्केट के अंदर खड़े हो और जोर जोर से रोने लग जाओ, मुझे तो दूध चाहिए, मुझे तो खाना चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो खाना चाहिए। आप क्यों नहीं रोते, छोटा बच्चा क्यों रोने लग जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये चीजें किसके अंदर है दोस्तों, उसकी ईद है, ये उसकी क्या है, ईद है। और ईद के अंदर उसको क्या चाहिए दोस्तों, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसको मैंने समझा दिया, अभी उसके बारे में वापस ले आऊंगा, ठीक है। बाहर का एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके लिए कोई डिपेंड नहीं करता, उसे कुछ नहीं लेना देना कि बाहर क्या है क्या नहीं है, मुझे चाहिए तो ये चीज मुझे चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे ये चीज चाहिए, मुझे कुछ नहीं लेना। छोटे बच्चे हैं, उसको कहो दो भाई मुझे साइकिल चाहिए, हाँ मुझे साइकिल चाहिए तो चाहिए, उसको समझा लो कितना भी, नहीं ये बेकार है, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। आजकल मोबाइल है वो भी ईद में आने लग गए बच्चों को, भाई मोबाइल चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं लेना कि आंखें खराब करता, वो बेटा आंखें खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं, मुझे आप लोग सब मेरे लिए क्या हो, रियलिटी नहीं हो, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। मुझे आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे तो मैं डिपेंड नहीं हूं, मैं तो खुद ईद हूं, मैं तो क्या हूं, ईद हूं। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं लेना, मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई इफेक्ट नहीं होगा, भाई मुझे मोबाइल दो और मैं तो मोबाइल के अंदर वीडियो देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा।
तो वो बच्चे की क्या है दोस्तों, ईद है उसको एक्स्ट्रा एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको आंखें खराब होने से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई भाई वो सेल विड्रॉल हो जाएगा, लोगों से बाहर हो जाएगा, कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि उसकी तो जिद है। तो ईद जो कंसेप्ट है हमारे ब्रेन का दोस्तों, वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिपेंड ऑन विश फुलफिलमेंट, वही लाइन है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। विश फुलफिलमेंट का मतलब मुझे मेरी इच्छा को क्या करो, पूरी करो। मुझे तो मेरी इच्छा क्या करनी है दोस्तों, पूरी करनी ही करनी है, मुझे कुछ नहीं लेना देना कि क्या हो रहा है क्या नहीं लेना। एल्कोहल डिपेंडेंस के अंदर, एल्कोहल कंपल्सन के अंदर भी ये विश फुलफिलमेंट ही आ जाता है। भाई मुझे दारू पीनी है, मुझे नहीं पता लीवर खराब हो रहा है क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब ने मना किया है भाई कि मेरा एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, नहीं मुझे कुछ नहीं लेना भाई, मुझे तो मेरी विश फुलफिलमेंट करनी है। वो उसकी क्या बन गई, जिद बन गई, वो उसकी ईद है, उसके ब्रेन का पार्ट है, वो समझा नहीं पा रहा है अपने आप को, खूब कोशिश करके भी अगर समझा नहीं पा रहा है, वो ईद के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप हो, आपको मैं ये पूरा ईद ईगो सुपर ईगो हो जाएगा, तो एक अच्छा सा एग्जांपल और आपको मैं इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, आपको विश फुलफिलमेंट चाहिए तो चाहिए, ठीक है, आप बच्चा है उसको दूध चाहिए तो चाहिए, उसको मोबाइल देखना है तो देखना है। आपके ऊपर भी एग्जांपल बताऊंगा, एक बार ये हो जाता है। डिपेंड ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मतलब इच्छा की पूर्ति, उसको जबकि जब इच्छा की पूर्ति चाहिए, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको नहीं लेना कि कुछ भी क्या है क्या नहीं है। भाई मुझे तो मेरी अभी अभी मुझे ये चीज चाहिए, तो मुझे ये चीज अभी की अभी चाहिए, मुझे नहीं लेना कि आप किस कंडीशन में हो, किस में हो क्या नहीं हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बेस्ड ऑन प्लीजर प्रिंसिपल, बस प्लीजर प्रिंसिपल, आराम मजा चाहिए उसको, क्या चाहिए, मजा चाहिए, आराम चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है, ये उसके कौन से पार्ट के अंदर है दोस्तों, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड के अंदर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर बहुत सिंपल लग रहा है ये, लेकिन क्वेश्चन आएगा कौन से पार्ट के अंदर है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस, ऑल ऑफ द अबव। अब आप सोचोगे यार कौन से में, कॉन्शियस में भी हो सकता है, वो सोचता तो है ना, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ईद जो होता है वो कौन से पार्ट के अंदर आता है दोस्तों, आपके अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड के अंदर आपका क्या आता है दोस्तों, ईद आता है। ठीक है, तो ईद का मतलब जिद, और जिद से आपको पूरा इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है। जन्म के साथ होता है, ये सीखता नहीं है वो, तो इंस्टिंक्ट ड्राइव्स एंड बिहेवियर है, जन्म के साथ ये प्रेजेंट है, तो इस लाइन को भी आप समझ जाना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ईगो की। नेक्स्ट है आपका ईगो। ठीक है, पहले ईद आया, फिर क्या आया दोस्तों, आपका ईगो आया। पहले ईद आया, फिर आपका क्या आया दोस्तों, ईगो आया। ठीक है, फिर तीसरा आपका सुपर ईगो। तो कंसेप्ट किस पे काम करता है, प्रिंसिपल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ने सबने ये तो अच्छे से रटा हुआ है, यही तो चीज है जो हमने रटी हुई है सर, रियलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है ये, वास्तविकता के। ठीक है, तो ये बेस्ड होता है रियलिटी पे, या डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया कि किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ माइंड, यहां गिर जाओगे आप, भाई एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द माइंड कौन सा होता है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपका ईगो आएगा। क्या आएगा, ईगो। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द माइंड क्या है, अभी मैं इसको आपको समझा दूंगा, अभी मैं समझाऊंगा। ये कॉन्शियस भी होता है, सबकॉन्शियस भी होता है और अनकॉन्शियस भी होता है, तीनों के अंदर प्रेजेंट होता है। सबकॉन्शियस भी होता है एंड अनकॉन्शियस भी होता है, तीनों में होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको, पहले मैं आपको सुपर ईगो पढ़ाऊंगा, तब ये ईगो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी एग्जांपल दूंगा, फिर आप सोचोगे सर ये क्या बता दिया। सुपर ईगो आपको याद नहीं हो ना, तो आप याद रख लेना अपने गांधी जी। भाई कोई चीज गलत होगी ही नहीं, हर चीज क्या होनी चाहिए दोस्तों, सही होनी चाहिए। ठीक है, मैं अहिंसा के ऊपर हूं तो अहिंसा ही रहनी चाहिए भाई, कोई चीज गलत होनी ही नहीं चाहिए, कोई भी कंडीशन हो जाए तो वो हमारे माइंड का पार्ट क्या कहलाता है दोस्तों, सुपर ईगो। अभी आप डरे नहीं, ईगो बहुत सिंपल है, सुपर ईगो का एग्जांपल दे दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, सुपर ईगो जो है दोस्तों, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये प्रिंसिपल पे काम करता है दोस्तों, किसके पे, आपके मोरलिटी के ऊपर, या मोरल प्रिंसिपल पे, ऐसे भी लिखा हो सकता है, मोरलिटी या मोरल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। मतलब कि जो सही है, जो सही है, ठीक है, ये लगभग 2 से और 3 साल की एज के ऊपर डेवलप होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना, यही आपको याद रखना है, 2 से 3 साल की पे ईगो जो होता है दोस्तों, ये डेवलप होता है लगभग 4 to 6 मंथ के ऊपर।
कुछ बुक्स में इसमें भी 2 साल लिखा हुआ है, लेकिन जो सिगमंड फ्रॉइड है उसने अपनी बुक में बताया था कि ये इन्फेंसी के दौरान डेवलप होता है। और इन्फेंसी के अंदर जो पार्ट, जो टाइम जो माना जाता है वो क्या माना जाता है दोस्तों, लगभग इसमें 1 साल तक माना जाता है, लेकिन इसमें माना गया था ये कब डेवलप होता है, जो ईगो का जो कंसेप्ट है ना, जन्म के साथ नहीं आता, सुपर ईगो है वो भी जन्म के साथ नहीं आता है, ये सब डेवलप होते हैं। ईद जो है वो जन्म के साथ आता है, ये लगभग 4 से 6 महीने के ऊपर डेवलप होता है। और जो सुपर ईगो जो है दोस्तों कब डेवलप होता है, लगभग जब 2 से 3 साल का हो जाता है ना बच्चा, तब ये कंसेप्ट क्या होता है, डेवलप होता है। मोरालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि इसके अंदर हमेशा पर्सन क्या चाहेगा दोस्तों, राइट थिंग्स चाहेगा। क्या चाहेगा दोस्तों, राइट थिंग्स चाहेगा, सही चीजें चाहेगा। भाई हर चीज क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। गलत कोई भी काम मैं नहीं करूंगा, गलत कोई भी काम मैं नहीं करूंगा। ये मोस्टली अनकॉन्शियस होता है, मोस्टली क्या होता है दोस्तों, अनकॉन्शियस, लेकिन ये भी साथ में कॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस भी हो सकता है, सबकॉन्शियस भी हो सकता है, सेमी नहीं सबकॉन्शियस, ठीक है, सबकॉन्शियस भी हो सकता है। तो एक ही मैंने से बताया जो कि अनकॉन्शियस के अंदर है, ठीक है। ईद, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो ये पूरे समझ में आ जाएंगे आपको अच्छे से। आप जा रहे हो और रास्ते में आपने देखा कि एक मकान है और उसके ऊपर आम का पेड़, उसके अंदर आम का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और बाहर उसकी तरफ क्या आ रही है, उसकी जो ब्रांचेज हैं पेड़ की वो बाहर की तरफ आ रही है। सबसे पहला आपके ब्रेन के कंसेप्ट ने काम किया, ईद ने आपको क्या कहा, ईद ने आपको ये कहा दोस्तों कि भाई मुझे है ना आम खाना है, कुछ भी करूं मैं तो क्या खाऊंगा, आम खाऊंगा। अगर वही कंसेप्ट काम करेगा ना तो आप जब उसको ये नहीं सोचोगे कि भाई इधर क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, नहीं, आपको अगर आम खाना है तो खाना है, आपको बाहर से कुछ नहीं लेने देना। आपको ये नहीं पता कि इस घर के अंदर मैं घुसूंगा तो मुझे चोरी का इल्जाम लग सकता है, या मैं बाहर से तोड़ने की कोशिश करूंगा, अगर इसका मकान मालिक आ गया तो मेरी पिटाई कर सकता है। ये चीजें नहीं सोची आपने, ये आपकी क्या है दोस्तों, ईद है। और भी एग्जाम्पल बताऊंगा आपको अच्छे से। उसके बाद दोस्तों आपका सुपर ईगो जगा, ईगो बाद में, सुपर ईगो जगा। सुपर ईगो ने क्या कहा, नहीं चोरी करना पाप है, ये तो बिल्कुल गलत काम है, ये इस बेचारे ने पेड़ उगाया है, इतनी मेहनत की होगी, ठीक है, इसने इतनी मेहनत करके इस पेड़ को बड़ा किया, ये आम लगे हैं, और इन सब मैंगोज पे जो पूरा का पूरा जो अधिकार है वो किसका है, इसके मकान मालिक का है, जिसका ये पेड़ है उसका है, इसको मुझे नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। तो ये क्या होगा दोस्तों, कौन सा कंसेप्ट हो गया आपका, सुपर ईगो का कंसेप्ट हो गया। अब एक ऐसा कंसेप्ट जो हमारे ब्रेन के अंदर काम करता है वो है आपका ईगो, दैट मेक्स बैलेंस बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो। ध्यान रखना कि जो ईगो जो होता है दोस्तों, ईगो जो है वो बैलेंस बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों, बैलेंस बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों, बैलेंस बनाता है, ये बैलेंस बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो। ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का जो काम करता है दोस्तों वो आपका कौन करता है, ईगो करता है। ईगो क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा, वो कहेगा नहीं देखो ऐसे तो करना गलत है, ठीक है, अगर मैं इनको तोड़ने लग जाऊं खुद की उससे तो ये गलत है, ठीक है, अगर मैं नहीं खाऊं वो भी गलत है। तो ईगो क्या कहेगा, मैं एक काम करता हूं, मैं अंदर जाता हूं, उससे पूछ लेता हूं, उसको कहूंगा, अगर वो कहेगा तो ठीक है नहीं खाऊंगा, नहीं तो मुझे नहीं खाना। तो दोस्तों वो कंसेप्ट क्या हो गया आपका, ईगो हो गया। अब देखो इस एग्जांपल से आपको सारे समझाता हूं, और भी अच्छा एग्जांपल दूंगा। पहली बात इसने रियलिटी पे काम किया, जिद नहीं की कि भाई मुझे खाना है तो खाना है, ठीक है, जिद नहीं, इसने मोरालिटी पे, मतलब उसने अंदर गया, वो मोरालिटी क्या, नहीं खाना भाई गलत चीज है, तो वो मोरालिटी हो गया, ठीक है, मोरल प्रिंसिपल हो गई, नैतिकता हो गई, वो नहीं। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उसने देखा कि भाई बाहर क्या सिचुएशन, ईद वाला क्या करे, तोड़ो, पीटे तो पीटो, मारो मेरे डंडे मारो, पीछे खाऊंगा आम ही, आम खा रहा है पीछे से डंडे मार रहा है, खा लूंगा मैं तो, मेरे को तो आम खाने हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं। ईगो जो है किस पे काम करता है दोस्तों, वो सिचुएशंस को देखता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को देखता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस बिटवीन ईद और सुपर ईगो, उसने दोनों के बीच में क्या किया दोस्तों, बैलेंस बनाया। उसने दोनों के बीच में क्या बनाया, बैलेंस बनाया। उसने मोरालिटी पे भी काम नहीं किया, उसने प्लेजर पे भी काम नहीं किया, उसने अपने पर काम किया, उसने एग्जीक्यूशन किया कि भाई ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी कारण हम ईगो को एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द माइंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सब में हो सकता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। सुपर ईगो वही, मोरालिटी पे अच्छी चीज करनी चाहिए वही। अब चलो आपका भी एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, बहुत अच्छी बात है। आपका ब्रेन जो है ना, आप बैठे चेयर के ऊपर, आपके सामने इधर रखी है किताब और इधर रखी है मोबाइल। अब आपका ब्रेन क्या चाहिए दोस्तों, उसको मजा चाहिए, प्लीजर। मैंने आपको कहा
आपका माइंड को क्या चाहिए दोस्तों? प्लेजर चाहिए, मजा चाहिए, सबको आनंद चाहिए भाई लाइफ के अंदर। तो आपके माइंड ने, आपके ब्रेन ने क्या कहा? आपके माइंड ने, आपके ब्रेन ने ये कहा कि भाई मुझे मजा कब आएगा? जब मैं रील देखूंगा ना तब आएगा, शॉर्ट्स देखूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर रील्स देखूंगा, तब मुझे मजा आएगा। और आप कहोगे मैं तो ये देखूंगा भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मेरी पढ़ाई गई भाड़ में, ठीक है, कोचिंग गई भाड़ में, मेरे माता पिता गए भाड़ में, सब कुछ गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए मजा। अगर आप उससे नहीं जीत पाए तो वो आपकी क्या है? इद है। इद मतलब जिद हो गई भाई, आपको लेना देना ही नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर कर्जा हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मकान गिरवी रख दिया, कोई लेना देना नहीं है। खाट टूटी हुई जिसपे बैठे हुए हो, भाई मुझे तो क्या चाहिए? मजा चाहिए, प्लेजर चाहिए, दैट इज इद। वो आपकी क्या है दोस्तों? इद है। सुपर ईगो क्या कह रहा है? सुपर ईगो ये कह रहा है कि भाई क्या कर रहा है तू? एक काम कर, ये किताब उठा और इसको पढ़, इसको कंटिन्यू पढ़ता रहे, 24 घंटे पढ़, ठीक है, रुक मत, 7 दिन पढ़, 24 घंटे पढ़, तू रुक मत, क्योंकि तू पढ़ेगा तभी तेरा सिलेक्शन होगा, और तू नहीं पढ़ेगा तो ये कर्जा और बढ़ता जाएगा। तेरे को तो कंटिन्यू क्या करना है दोस्तों? पढ़ाई करनी है, बस। वो नैतिकता, अच्छी चीज तो यही नैतिकता कि आप कंटिन्यू पढ़ो, वो रेस्ट मत लो, सांस में मतलब पढ़ते रहो बस। तो ये आपकी क्या है दोस्तों? आपका सुपर ईगो है, मोरलिटी है कि भाई आपको अच्छी चीज करनी है। और अच्छी चीज क्या है? किताब को पढ़ना। लेकिन आपने बनाया बैलेंस। आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द माइंड है, जो आपका ब्रेन है दोस्तों, उसने क्या बनाया दोस्तों? आपका बैलेंस बनाया। क्या बैलेंस बनाया? उसने कहा कि मैं एक काम कर लेता हूं, 1 घंटे पढ़ लेता हूं और फिर 10 मिनट क्या देखूंगा? मैं रील देखूंगा। तो वो आपका क्या हुआ दोस्तों? दोनों के बीच में बैलेंस बनाया आपने। ईद ने आपको क्या कहा? रील देखो, तो ठीक है, रील भी देख लूंगा। और मोरालिटी ने, सुपर ईगो ने आपको क्या कहा कि आपको क्या करना है दोस्तों? आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ भी रहे हो। लेकिन काम क्या किया आपने? काम कौन से प्रिंसिपल पे किया? रियलिटी पे किया आपने, मोरालिटी पे नहीं किया। मोरालिटी तो रियलिटी पे डिपेंड ही नहीं है। आपको कंटिन्यू पढ़ना है, 24 घंटे पढ़ना है, 7 दिन पढ़ना है, पढ़ सकते हो आप? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मोरालिटी है, ऐसा तो करना है लगभग आपके लिए क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो आपने किस पे काम किया? फिर आपने ईगो के ऊपर काम किया, ठीक है। तो वो आपका ईगो हो गया। तो ये आपको मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता दिया, आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। अब इस एग्जाम्पल के द्वारा ही जो मैंने आपको अभी रील वाला देखा है, इस पूरा आप समझ सकते हो, ठीक है। जो चीज प्लीजर है, मजा जो चाहिए दोस्तों, वो जन्म के साथ ही रहता है। बच्चे को बचपन से ही प्लीजर ही चाहिए, उसको दूध पीना है, उसको मजा आता है, इसमें भूख नहीं चाहिए उसको। तो ये बचपन के साथ है, सीखता नहीं है उसको, वो इंस्टिंक्ट ड्राइव्स है एंड बिहेवियर है, ठीक है। उसको बाहर वाले एनवायरमेंट से, कर्जे वर्जे से कुछ नहीं लेने देना। उसको खाट टूटी हुई है, कोई मकान ढह रहा है, कुछ नहीं लेने देना। मुझे रील देखनी है, ठीक है, मुझे मेरी रील देखनी है, मुझे मेरी इच्छा पूरी करनी है, मुझे अभी के अभी मजा चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे मजा चाहिए, सिंपल चाहिए। और अनकॉन्शियस ही जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो ईगो है। रियलिटी पे काम किया आपने, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपने देखा, भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या आपका कर्जा, आपकी टूटी हुई खाट, ठीक है, ये सब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, आपने बैलेंस बनाया, आपने कहा कि 1 घंटे पढ़ूंगा, फिर कुछ देर रील देखूंगा, 4 से 6 महीने पे ये डेवलप हुआ, ठीक है। सुपर ईगो आपकी गांधी जी वाला कंसेप्ट है कि गलत तो करना ही नहीं है भाई, मुझे तो सब सही करना है, मुझे कंटिन्यू पढ़ना ही है और कुछ है नहीं, बस अब राइट थिंग्स करोगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है ना, वो ब्रेन के कौन से पार्ट पे काम करती है? तो उसका आंसर आपका आएगा ईगो, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है दोस्तों, डिफेंस मैकेनिज्म जो होती हैं वो किस पे काम करती है? ईगो पे काम करती है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और बनता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है दोस्तों, वो अनकॉन्शियस लेवल पे काम करती हैं। किस पे काम करती हैं? अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन पे काम करती हैं, ध्यान रखना, कॉन्शियस पे काम नहीं करती है ये, क्योंकि ईगो के अंदर तो तीनों ही आए ना, कॉन्शियस भी आया, अनकॉन्शियस भी आया, सेमी कॉन्शियस। लेकिन जो डिफेंस मैकेनिज्म में ईगो के पार्ट है, लेकिन ईगो के अंदर भी किस पे आते हैं दोस्तों? अनकॉन्शियस के अंदर आते हैं। सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी है जो कि अनकॉन्शियस नहीं होती, कॉन्शियस होती है, दैट इज नोन एज सुप्रेशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सुप्रेशन के नाम से जानते हैं। सुप्रेशन का मतलब क्या हुआ? जो एब रिएक्शन था ना, उसका जस्ट उल्टा सा है ये। सुप्रेशन मतलब क्या? कि जो भी चीजें आपको बुरी लगती है ना, आपने कार का एक्सीडेंट देखा, आपकी कार खुद एक्सीडेंट हो गई और आपने उसको देखा, आपके दिमाग में घर गई वो, आपके दिमाग के अंदर चली गई वो चीजें बार बार, लेकिन आप कोशिश करो कि वो ब्रेन से उसको बाहर नहीं लो, माइंड में लाना ही नहीं है। जब भी माइंड में आने लगे और कुछ करने लग जाओ, ठीक है, क्या कहलाएगा वो? सुप्रेशन कहलाएगा। कि आपने कॉन्शियसली, जानबूझ के, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस लेवल पे लाकर आपने कोशिश किया कि ये चीजें मुझे नहीं करनी, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? सुप्रेशन कहलाता है। ध्यान रखना, जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है अनकॉन्शियस लेवल पे काम करती है, और कौन से पार्ट पे काम करती है दोस्तों? ईगो के ऊपर काम करती है, सिर्फ सुप्रेशन को छोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन में अगर एक्सेप्ट नहीं दे रखा तो डायरेक्टली आप अनकॉन्शियस ही आंसर लिख के आओगे कि डिफेंस मैकेनिज्म कौन से लेवल ऑफ ब्रेन में काम, माइंड में काम करती है, अनकॉन्शियस आंसर आएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हर कहीं होते हैं, लेकिन इससे आंसर नहीं बदल जाएगा आपका,
ठीक है। हाँ, और अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जो अनकॉन्शियस लेवल पे काम नहीं करके कॉन्शियस लेवल पे काम करती है, देन द आंसर विल बी सुप्रेशन। तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुप्रेशन हो जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट आपका जो थ्योरी है वो हो गई। अब लास्ट जो थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी हुई, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ, ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ माइंड। बहुत अच्छी थ्योरी है दोस्तों। उसने वही चीजें वापस से समझाई, वापस से कहा। उसने कहा कि भाई ये जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं ये बचपन के कारण हो रहे हैं। आपका जो डेवलपमेंट है ना दोस्तों, उसमें क्या हुआ, ये गड़बड़ हुई है। उसने दुनिया को बदल दिया। कैसे? अब बताता हूं, यहां बताऊंगा मैं आपको। आपको शुरू में सुना होगा सर बार बार कहते दुनिया को बदल दिया। क्या बदल दिया? यहां बदल दिया उसने। क्या चीजें बताई उसने दुनिया को कि दुनिया हिल गई। ओरल फेलिक लेटेंसियर जेनाइटल, ठीक है, 5 फेज होती हैं भाई, ठीक है। ये 0 से और लगभग 1.5 साल तक होती है। ये लगभग 1.5 से और 3 साल तक होती है। ये 3 से और लगभग 5 साल तक होती हैं। ये लगभग 5 से और 12 साल तक होती हैं। और ये 12 और उसके बाद में होती हैं, ईयर्स में ये सब, ठीक है। इनको तो याद कर लेना। याद करने के लिए ऐसे याद कर लिया करो, जैसे 0 फिर 1.5 फिर 3 फिर 5 और फिर 12, बस 0 1.5 3 5 12 ऐसे याद रखला करो। तो 0 से 1.5 पहली, ठीक है, 1.5 से 3 दूसरी, 3 से 5 तीसरी और 5 से 12 अगली और 12 से वो, ठीक है। अब इनका सबका एग्जाम्पल। अब उसने दुनिया को कैसे बदला, कैसे उसने हाहाकार ला दिया था जब ये थ्योरी लाई थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। उसने कहा कि उसने अलग ही चीज कही। उसने क्या कहा? सिगमंड फ्रॉइड ने ये बताया कि व्यक्ति के अंदर है ना, जब उसका जन्म होता है, जब उसका क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है, उस समय से ही उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं। सेक्सुअल्स क्या होती हैं दोस्तों? डिजायर्स या ड्राइव्स होती हैं, या लिबिडो होता है। उसने कहा कि सेक्सुअल जो ड्राइव्स और लिबिडो जो है ना, वो उसकी जो इच्छाएं हैं, सेक्सुअल जो इच्छाएं हैं, वो ऐसे नहीं है कि जब वो एडल्ट होता है तभी उसके अंदर आती है। अब ये बात तो बहुत अलग थी भाई। आपको भी सोच सकते हो कि बच्चे के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होना। लोगों ने कहा ये क्या बेकार कंसेप्ट दिया आपने, ऐसा थोड़ी होता है। उसने कहा नहीं, मैं इसको प्रूव करूंगा, मैं इसको बताऊंगा। उसने कहा कि मैं जो कह रहा हूं ना, आप उसको गलत टर्म में ले रहे हो, गलत शब्दों में ले रहे हो आप उसे। सेक्सुअल डिजायर्स या लिबिडो का मतलब यहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स से बिल्कुल भी नहीं है मेरा लेना देना। उसने कहा कि बच्चे को जब जन्म से ही क्या चाहिए, उसको प्लीजर चाहिए। क्या चाहिए? सेक्सुअल प्लीजर चाहिए। लेकिन वो जो सेक्सुअल जो प्लीजर जो वो प्राप्त करता है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा नहीं करता। उसके अलग अलग तरीके से वो बच्चा जो है दोस्तों, वो प्लीजर क्या करता है, गेन करता है, प्राप्त करता है। उसने ये बताया कि अलग अलग तरीके से प्लीजर प्राप्त करता है वो बच्चा, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। लोगों में हड़कंप मच गई, ये कैसी बातें कर रहा है, बेहुदा बातें कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो तो जमाना भी बहुत पुराना था, उस समय की बात होना, ठीक है, उस समय की बात होना, लगभग 1950s के अबाउट की बात होना। उस दौरान तो ऐसी बातें करना बहुत बड़ी बात माना जाती थी, भाई किसी व्यक्ति ने ऐसी बातें कर ली, ठीक है। लेकिन अपने स्टाइलिश मैन सिगमंड फ्रॉइड जी, ठीक है, उनको कुछ नहीं लेना देना, अच्छे से स्मोकिंग करते थे, सीधा एक्सप्लेन करते थे। उन्होंने कहा मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं बताता हूं कि कैसे प्लीजर प्राप्त करता है, कैसे डिजीजेज कोच करता है, और एग्जांपल्स दूंगा आपको मैं। उसने बोला बताओ भाई बताओ, जानना है हमें। लोगों ने कहा हमें जानना है, बताओ। लो भाई बता दूंगा मैं। उसने बताया चलो ओरल फेज से स्टार्ट करते हैं। उसने कहा, लोगों ने पूछा भाई इसको ओरल फेज क्यों कह रहे हो भाई, आप बताओ आप हमें, ठीक है। गुस्से वाले अंकल जी ने पूछा, जिसको गुस्सा आ गया इस थ्योरी से कि भाई कैसे बता रहे हो ओरल, इसको बताओ, ओरल फेज नाम क्यों दिया, कैसे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करेगा, वो प्लेजर प्राप्त करेगा बच्चा इस उम्र में। उसने कहा मैं बताता हूं कैसे। उसने कहा कि जब बच्चे का जन्म होता है, न्यूबॉर्न, ठीक है, जन्म के साथ लगभग 1.5 साल तक बच्चा सेक्सुअल प्लेजर प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? उसने कहा कि वो सकिंग करता है, ठीक है, चाहे वो ब्रेस्ट को करे या थंब सकिंग करे, थंब सकिंग करे या ब्रेस्ट फीडिंग करे। उस दौरान उसको मजा आता है इसी में, उसको थंब सकिंग करने में और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करता है, वो प्लीजर प्राप्त करता है। वो उसकी सेक्सुअल डिजायर है, उसने बोला। लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका उसका क्या है, अलग है। उसने फिर बताया कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, जिसे आप गलत शब्द में समझ रहे हो कि भाई आप रिश्ते को ही खराब कर रहे हो, वो चीज नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि ये उसकी प्लीजर्स हैं, उसकी इच्छाएं हैं, ठीक है, लेकिन ये सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है। ये अलग वे में वो अपनी इच्छाओं को क्या कर रहा है दोस्तों, प्राप्त कर रहा है। तो न्यूबॉर्न सकिंग करके, थंब सकिंग करे, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग करके, इनके द्वारा, इसके अलावा च्यूइंग करके, मुंह के द्वारा वो मजे लेता है, ठीक है। कोई भी चीज जब 6 महीने का हो जाएगा, उसको खिलाओगे आप, ठीक है,
जब आप उसको वीनिंग देना स्टार्ट करोगे तो वो चबाएगा। उसको चबाने में क्या आता है दोस्तों, मजा आता है। उसको चबाने में क्या आता है, मजा आता है। उसके द्वारा वो अपनी इच्छाओं को क्या करता है, पूरी करता है, अपनी प्लेजर को क्या करता है, वो प्राप्त करता है च्यूइंग के द्वारा, बाइटिंग के दौरान, चाहे वो नेल बाइटिंग करे, चाहे फूड को बाइट करे, ठीक है। उसके दौरान वो क्या करता है दोस्तों, कटिंग के द्वारा, फूड को कट करना, ठीक है, किसी चीज को काटना, दांतों से काटना। आप उंगली दो, चबा जाएगा। छोटा बच्चा कैसे चबा जाता है, बड़े तो नहीं चबाते। उसको दे दो, उसको मजा आता है चबाने में। क्यों मजा आता है, क्योंकि उसको प्लीजर चाहिए, उसको मजा चाहिए। ये प्लीजर वो ओरल कैविटी के द्वारा प्राप्त करता है भाई, उसने कहा, इसलिए मैं इसका नाम क्या देता हूं, ओरल फेज। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरल फेज नाम क्यों पड़ा, बता दिया ना मैंने आपको, इसलिए पढ़ा, ठीक है। तो उसने कहा कि ये सब चीजें, थंब सकिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, च्यूइंग, बाइटिंग, कटिंग, सब ओरल से रिलेटेड है, और इसके दौरान बच्चा क्या करता है दोस्तों, प्लेजर प्राप्त करता है। उसने कहा चलो नहीं किया, तो अब उसने एक वर्ड दिया दोस्तों, फिक्सेशन। उसने एक वर्ड दिया, उसका क्या नाम दिया, उसने फिक्सेशन नाम दिया। उसने कहा कि फिक्सेशन का मीनिंग ये है कि अगर उस स्टेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई, अगर उस स्टेज के अंदर कोई भी क्या आई दोस्तों, प्रॉब्लम आई, तो वो जो स्टेज है दोस्तों, वो जो फिक्सेशन है दोस्तों, वो उसके अंदर आगे जाके डिसऑर्डर कोज करेगा, या बैड हैबिट्स कोज करेगा, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कोज करेगा उसके अंदर, ठीक है। ये साइकेट्रिक क्या कोज करेगा दोस्तों, डिसऑर्डर कोज करेगा। उधर जब हमने ईद सुप्री को पढ़ा था, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे थे। अभी एक बार बता देता हूं मैंने वहां पे बताया नहीं आपको, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या कोज कर रहे थे वहां पे, साइकेट्रिक डिसऑर्डर कोज कर रहे थे। किसमें, ईद ईगो सुप्रीगो वाले में, स्ट्रक्चरल थ्योरी में। कैसे, थोड़ा सा बता देता हूं, फिर वापस आ जाऊंगा इस पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आए आप भूल जाओ। उसमें पूछ सकता है कि साइको एनालिटिक थ्योरी या फिर स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड है, उस दौरान कौन सी चीजें साइकेट्रिक डिसऑर्डर कोज करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ईद ईगो सुप्रीगो में आदमी इसी में फंसा रहता है भाई, ईद कहेगी करो, सुप्रीगो कहेगा मत करो, तो वहां पर आदमी क्या हो रहा है दोस्तों, फंस रहा है। तो वो चीजें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ब्रेन में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए ना, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट से पार नहीं जा पा रहा है वो, ठीक है, उनको सोल्व नहीं कर पा रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो उसके अंदर हो सकता है कि क्या डेवलप हो जाएगा, साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। वापस आते हैं हमारी थ्योरी पे। यहां पर उसने बोला कि कोई भी स्टेज, चाहे ओरल हो, एनाल हो, फैलिक हो, लेटेंसी हो, जेनेटल हो, किसी भी स्टेज के अंदर अगर रुक गई, एब्नॉर्मलिटी है, उसको थंब सकिंग नहीं करवाया आपने, उसको थंब को बाहर निकाल दिया, सकिंग नहीं करने दिया, ब्रेस्ट फीडिंग उसको आपने नहीं करवाई, च्यूइंग नहीं करने दी, कटिंग नहीं करने दी, तो उसे उसने क्या नाम दिया कि ये क्या है, उस स्टेज का फिक्सेशन है, वो स्टेज वहां पे रोक दी है आपने। और अगर आपने उस स्टेज को दोस्तों रोका है, तो आगे जाके इस बच्चे के अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर डेवलप होंगे। और उसने एग्जांपल दिया, उसने कहा कि जो भी बच्चे, ठीक है, जिस भी बच्चे के अंदर फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन इन ओरल फेज के अंदर आपने अगर रुकावट खोज की, तो हमेशा ऐसे बच्चे एडिक्शन से गुजरेंगे। जब वो बड़े होंगे तो उनके अंदर क्या आएगा दोस्तों, एडिक्शन आएगा। थंब सकिंग नहीं करवाई ना, तो वो आगे जाके स्मोकिंग करेगा, सिगरेट स्मोकिंग करेगा, अल्कोहल, दारू लेगा वो, ठीक है। तो भाई बच्चों को रोको मत एडिक्शन से अगर आपको बचाना है तो उसके बचपन पे ध्यान दो। उसने कहा कि बचपन पे ध्यान दो। लोग हिल गए भाई, कितनी बड़ी बात कह दी इस बंदे ने कि बचपन की चीजें, उसने एग्जांपल्स दिए, उसने ग्रुप ऑफ स्टडीज की, कुछ कई हजारों लोगों पे जो भी स्मोकिंग करते थे वो, उसने देखा कि मतलब ऐसे नहीं कहूंगा कि 100% ही ऐसा होता है, उसने भी नहीं कहा ये बात और मैं भी कह रहा हूं, लेकिन उसने बताया कि मेजोरिटी यही चीज कि जो चीजें ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी फेज है दोस्तों, आपकी ओरल फेज हो गई। तो ओरल फेज के अंदर ओरल कैविटी के द्वारा ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करता है, वो प्लीजर प्राप्त करता है, अपनी इच्छाएं प्राप्त करता है, सेक्सुअल डिजायर्स को प्राप्त करता है, ठीक है। तो वहां पर ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है। अंकल जी, गुस्से वाले अंकल जी ने क्या कहा, ठीक है समझ गए, तो उन्होंने कह दिया सही बात है, चल आगे बता एनाल फेज को कैसे समझाएगा। चलो ठीक है जी, उसने कहा चलो भाई एनाल फेज के ऊपर आते हैं। टाइम पीरियड मैंने आपको पहले से बताया हुआ 1.5 से 3 साल है। एनाल फेज का मतलब एनाल एरिया, ठीक है, एनाटोमिकली आप एनाल जानते हो, लैट्रिन का रास्ता, ठीक है। उसने कहा कि इसके द्वारा प्लीजर प्राप्त करता है। कैसे, ऐसे कहते हैं कि बच्चे के अंदर स्टार्टिंग के अंदर उसने बताया कि जब जो बच्चा जो होता है ना, वो डिफिकेशन के दौरान, लैट्रिन करने के दौरान उसको प्लीजर प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। जब वो लैट्रिन करता है तो इसलिए बच्चा बार बार लैट्रिन करता रहता है। उसने बताया कि बार बार परेशान करता रहता है माता पिता को, क्यों, क्योंकि उसको इसमें क्या आता है, उसको उसमें मजा आता है, कंट्रोल नहीं करके, कंट्रोल होता ही नहीं है बच्चे से, लेकिन उसको इसमें क्या आता है दोस्तों, उसको प्लीजर फील होता है, ये उसने समझाया, ठीक है। तो उसने बताया कि डिफिकेशन के दौरान, और बाद में उसने बताया कि टॉयलेट ट्रेनिंग के द्वारा उसको मजा आता है। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई उसको आप सिखा रहे हो कि भाई आपको, ठीक है, आपको लैट्रिन जो है करनी चाहिए,
आपको रोकना चाहिए, बेड पे नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है, आपको बताना चाहिए जब भी आपको ऐसी चीज़ें हो, आपको पोटी आई तो आप मुझे हमें बताओ। ऐसे नहीं कि आप सीधे करने लग गए, आपने बेड पे कर दिया, कहीं भी कर दिया, पापा के कोट के ऊपर कर दिया, पापा के एप्रन पे कर दिया, ड्यूटी पे जाना है और उनको, ठीक है, पापा बेचारे क्या करें, तो वो चीज़ नहीं, उनकी यूनिफॉर्म पे कर दिया, कोचिंग की ड्रेस पे के ऊपर कर दिया, नहीं वो नहीं, वो टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग तो वो फिर क्या करेगा दोस्तों, रोकने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने एनाल स्फिंक्टर को क्या करने की कोशिश करेगा दोस्तों, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि मैं जब मेरे आए ना तो मैं उसको कंट्रोल करूं, बाहर नहीं निकलने दूं। और उसमें उसको क्या आएगा दोस्तों, मजा आएगा, उसमें उसको क्या आएगा दोस्तों, मजा आएगा। इसे ही क्या कहा गया है, टॉयलेट ट्रेनिंग कहा गया है। हमारे टीचर्स ने हमें एक कंसेप्ट बताया था, बट मैंने उसके बारे में पढ़ा लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा सही लगा वो, कि उन्होंने कहा कि जब बचपन के अंदर बच्चा जब पोटी के अंदर खेलता है, लैट्रिन के अंदर खेलता है, तो उसको मजा आता है। टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, शुरू में कंट्रोल नहीं होता और उसके चारों तरफ पोटी है। आजकल तो सब ध्यान देते हैं, पहले तो बच्चों पे कोई ध्यान ही नहीं देता था, बेचारे पड़े हैं वहीं पे, ठीक है, उसी के अंदर खेल रहे हैं, उसी में मजे ले रहे हैं, कोई तो मुंह में लेके चले गए। लेकिन उसने कहा, सिमन फ्रूट ने कहा ये चीजें जो हो रही है ना, ये चीजें अच्छी हैं, बुरी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि उसने गंदगी को झेल लिया, बचपन में उसका जो ब्रेन है ना वो खुल गया कि गंदगी कोई चीज है ही नहीं। तो उसने कहा कि जो भी बच्चे डिफिकेशन सही से कंट्रोल, मतलब शुरू में डिफिकेशन कर रहे हैं, उसको करने से आप डांट रहे हो, टॉयलेट ट्रेनिंग उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, आप उसको बार बार डांट रहे हो, क्या कर रहा है, सही नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, मतलब उस स्टेज को आपने फिक्स कर दिया, फिक्सेशन में ला दिया। अगर एनाल फेज, देखो अब आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार हो सकता है, ये चीजें बिल्कुल सही है, आपको खुद को भी लगेगा। एनाल फेज के अंदर दोस्तों अगर फिक्सेशन आया ना, एनाल फेज के अंदर अगर फिक्सेशन आया तो दोस्तों ये एनाल फेज का जो फिक्सेशन है ये क्या कोज करेगा, ये कोज करेगा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कोज करेगा। देखो गंदगी से डरेगा वो, इसको थोड़ा सा भी गंदगी होगा हाथ धो के आ जाएगा, हाथ लग गया दीवार पे हाथ धोने, क्यों? क्योंकि उसने कभी टॉयलेट ट्रेनिंग तो अच्छे से की नहीं थी, उसको उस टाइम तो डराया गया था कि हाथ मत लगा देना, कभी ये मत करना, ठीक है, सही से करो, ये गंदी चीज है, इससे दूर रहो। लेकिन भाई गाँव के बच्चों में तो नहीं होता, ओसीडी बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके तो माता पिता कहते हैं खेल भाई, मिट्टी में खेल रहा है, वहीं पे पता नहीं है बाहर खेल रहा है, आधे घंटे तक वहीं पोटे के साथ खेल रहा था वो, उसका तो ब्रेन डेवलप हो गया, उसको कोई चीज़ गंदी, वो स्मेल उसको बुरी नहीं लगती, ठीक है, कोई चीज़ उसको गंदी नहीं लगती, तो उसके अंदर वो ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। लेकिन जो बच्चा, उसको डराया गया, सिखाया नहीं गया अच्छे से, उसको बताया गया कि बहुत गंदी चीज़ है, इससे दूर रहो, ये नहीं है, तो उसका ब्रेन उस चीज़ के लिए ऐसा ही डेवलप हो गया। और उस ऐसे डेवलप होने के कारण दोस्तों उसको क्या हुआ, ओसीडी हो गया। बाद में उसको क्या हो गया, ओसीडी हो गया। तो एनाल फेज के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पेशेंट को क्या होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है दोस्तों, उसके होने की जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखो कितनी अच्छी फेज बताई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो फेज बताई ना उसमें तो उसने और हड़कंप मचा दिया, ये है फैलिक फेज। इसमें तो उसने ऐसी चीजें बताई कि लोगों ने कहा छी छी कैसी बातें कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो, ठीक है, आप इतने मैच्योर आदमी होकर, इतने बुढ़े आदमी होकर ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें की उसने। कैसे? देखो सबसे पहला फैलिक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? फैलिक जो वर्ड है ना, वो उस वर्ड का वैसे मीनिंग जो होता है वो होता है जेनाइटेलिया और इरेक्ट पेनिस, ठीक है, इरेक्ट पेनिस जो वर्ड है उससे ये फैलिक जो वर्ड है ना दोस्तों वो लिया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसने बताया कि उस दौरान जो बच्चा है ना वो अपने जेनाइटल्स के साथ खेलने लग जाता है, तो प्लेज विद जेनाइटल्स। उसने कई सारे कंसेप्ट दिए इसमें, उनको टच करता है, हाथ लगाता है, उसके दौरान उसको क्या मिलता है दोस्तों, ग्रेटिफिकेशन मिलता है, उसको क्या मिलता है, एंजॉयमेंट मिलता है, मजा आता है उसको। किसके द्वारा? फैलिक फेज के द्वारा, अपने ग्रेटिफिकेशन के द्वारा, अपने एंजॉयमेंट के दौरान उसे क्या आता है दोस्तों, मजा आता है। तो प्लेज विद जेनाइटल्स। अब उसने कई चीजें समझाई। उसने क्या कहा, अब उसने इस वर्ड के अंदर, फैलिक फेज के अंदर जो वर्ड है दोस्तों, उसमें उसने जो जेनाइटल्स फैलिक जो समझाया उसमें इरेक्ट पेनिस ही क्यों लिया उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। उसने कहा कि यहां पर है ना दो कंसेप्ट डेवलप होते हैं फैलिक फेज के अंदर। उसने कहा कि दो कंसेप्ट डेवलप होते हैं, आपने सबने पढ़े हैं उसके बारे में, मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। फैलिक स्टेज के अंदर दो कंसेप्ट डेवलप होते हैं, एक एडिपस और एक इलेक्ट्रा। और हड़कंप कैसे आया, वो यहां इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से लाया था उसने। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है दोस्तों? एडिपस जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, उसने कहा कि ये बॉयज के अंदर डेवलप होता है, और इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों वो किसके अंदर डेवलप होता है, गर्ल्स के अंदर डेवलप होता है। उसने कहा कि एडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज के अंदर डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, उसने कहा कि जो बॉयज जो होते हैं ना, बॉयज जो ऑपोजिट जो जेंडर है ना उसकी तरफ क्या होते हैं दोस्तों, आकर्षित होते हैं। तो बॉयज जो है दोस्तों वो अपनी मदर की तरफ क्या होंगे, आकर्षित
होंगे, अपनी मदर की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और जो गर्ल्स जो होंगी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में, जो गर्ल्स होंगे दोस्तों वो किसकी तरफ होंगे, अपने फादर की तरफ होंगे। उसने कहा कि भाई एक्स में जेनेटिक्स का तो प्ले करता ही है, साथ में उसको ऐसा लगता है कि जो ऑपोजिट जो जेंडर है ना उसके अंदर उसका क्या बढ़ता है दोस्तों, इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बॉयज का मदर की तरफ और गर्ल्स का अपने फादर की तरफ बढ़ना, बॉयज का अपने मदर की तरफ बढ़ना, उस कॉम्प्लेक्स उसने क्या नाम दिया, एडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया। और जो गर्ल्स का है वो उसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम दिया। अब यहां पर उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी। क्या बात कही उसने, देखो उसने कहा कि जो फीमेल्स है ना, बॉयज जो है ना वो दे प्ले विद देयर पेनिस, वो अपने पेनिस के साथ खेलते हैं, प्ले करते हैं। उसने कहा कि फीमेल्स को ना ये चीज बुरी लगती है, जो जो फीमेल्स जो गर्ल्स हैं उनको ये चीज क्या लगती है दोस्तों, बुरी लगती है। और उसको उन्होंने एक वर्ड नाम दिया, दैट इज पेनिस एनवी। क्यों, उसको जलन हो जाती है, उसको क्या हो जाती है दोस्तों, जलन हो जाती है उस चीज को कि ये जो जेनिटल ऑर्गन है ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये बच्चों को लगने लग जाता है। ठीक है, तो अब इससे और हड़कंप मच गया कि यार कैसी बातें कर रहा है, ये अश्लील बातें कर रहा है, ठीक है, गलत बातें कर रहा है। लेकिन उसने सच में इन वर्ड के बारे में बताया था। उसने कहा था कि फीमेल्स के अंदर ये डेवलप होता है, और इसका जो रीजन जो वो मानती हैं कि भाई उनके पास ये ऑर्गन नहीं है, उसका रीजन वो मदर को मानती हैं, इसलिए उनका मदर के प्रति उस दौरान क्या होता है दोस्तों, ध्यान हटता है। और वो किससे प्रेम करती है ज्यादा, किसको, उनको कौन अच्छा लगने लग जाता है, उनका फादर अच्छा लगने लग जाता है, उनका फादर अच्छा लगने लग जाता है इस दौरान। तो उस वर्ड को उन्होंने नाम दिया कि भाई उनको नहीं होने की जो उनके अंदर एंजाइटी होती है, कि उनकी जो चाह होती है, इच्छा होती है, उसे बच्चों में क्या नाम दिया उसने, पेनिस एनवी नाम दिया था उसने। ठीक है, तो फिर उसने एक चीज और बताई। उसने कहा कि बॉयज जो है ना वो अपनी मदर से प्यार करते हैं, लेकिन उनको इस चीज का डर लगता है कि ये बात कहीं पिता को न पता लग जाए। ये एंजाइटी भी उसके अंदर डेवलप होती है। उसे उन्होंने एक नाम दिया, उसने उसे कहा कि ये कास्ट्रेशन एंजाइटी है। ठीक है, ये क्या एंजाइटी है, कास्ट्रेशन एंजाइटी है। तो कोई पूछे कि कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर कास्ट्रेशन एंजाइटी डेवलप होती है, तो आप क्या कहोगे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर डेवलप होती है, जिसके अंदर बॉयज को ये डर लगने लग जाता है कि कहीं उसके फादर को ये पता न लग जाए कि जो मैं है अपनी मदर को ज्यादा चाहता हूं न कि मैं अपने पिता को। तो उसको इन चीज का भी क्या लगने लग जाता है, डर लगने लग जाता है। या पूछेगा पेनिस एनवी कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर डेवलप होता है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर डेवलप होता है। तो ये नए क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। उसने कहा कि अपने जेनेटल ऑर्गन के साथ प्ले करके, खेल के, इसलिए उसने इस टर्म का क्या नाम दिया दोस्तों, फैलिक स्टेज नाम दिया। इसलिए बच्चे छूने लग जाते हैं, हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू, हम उसको पीटते हैं, डांटते हैं। उसने कहा कि भाई डांटो मत, अगर आपने इनको डांटा, अगर फैलिक स्टेज के अंदर, अब अगले जितनी भी स्टेज आएंगे सब में न्यूरोटिक डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। ठीक है, फैलिक स्टेज के अंदर अगर फिक्सेशन आया दोस्तों तो हिस्टीरिया डेवलप होगा, या फिर न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप होंगे। हिस्टीरिया भी न्यूरोटिक ही होते हैं। न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो दोस्तों वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, फैलिक स्टेज के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आई तो। अब अगली फेज भाई खुद नहीं बता पा रहे सही से, वो लेटेंसी फेज। उन्होंने बोला ठीक है आपने फैलिक भी बता दिया, अब अगली फेज बताओ। उन्होंने कहा कि अब लेटेंसी का मतलब, लेटेंट का मतलब होता है रुकावट, एक ही स्तर पे होना, रुकना, किसी चीज का बढ़ना नहीं आगे। उसने कहा कि भाई इस दौरान जो बच्चा है ना लर्निंग करने लग जाता है, क्या करने लग जाता है दोस्तों, लर्निंग, सीखने लग जाता है। और जब बच्चा लर्निंग करता है, सीखता है दोस्तों, तो उसके सीखने के कारण, उसका ऐसी चीजें सीखने के कारण उसका जो सेक्सुअल जो डिजायर्स हैं, जो उसकी लिबिडो है, उसका जो प्लीजर है, उससे वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इस कारण से ये जो फेज है क्या कहलाई, लेटेंट फेज कहलाई दोस्तों। क्या कहलाई, लेटेंट फेज कहलाई। लेटेंट का मतलब रुका हुआ होना। इस दौरान एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स होता है। उसने कहा कि इस दौरान कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं होती, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स होती है। लेकिन अगर उसके अंदर प्रेजेंट हो गई तो फिर वो आगे जाके न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर्स है दोस्तों वो क्या कॉज करेगा, उसके अंदर न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर्स है वो आएंगे। उसने कहा इसलिए इसका नाम क्या दिया, लेटेंट। आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो वर्ड है उसी में दे रखे हैं, सारे तो दे रखे हैं बेचारे ने, और क्या बताएगा। लास्ट जो फेज है दोस्तों दैट इज जेनाइटल। जेनाइटल फेज के अंदर क्या होगा कि अब वापस से उसके अंदर जो सेक्सुअल जो डिजायर्स है वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। तो मैच्योर सेक्सुअल डिजायर्स है वो मैच्योर हो जाएंगी, और वापस से वो अट्रैक्ट होगा, यहां पे अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, अट्रैक्ट टुवर्ड ऑपोजिट सेक्स। अब ऑपोजिट सेक्स के दौरान वापस से क्या होने लग जाएगा, अट्रैक्ट होने लग जाएगा। ठीक है,
और सेक्सुअल डिजायर्स क्या हो जाएंगे महज, इसलिए उसको नाम दिया उसने जेनाइटल्स। अब यहाँ पर वो जो जेनाइटल जो ऑर्गन्स उनका यूज करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। हो सकता है कि इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स पे भी उसने क्या दिया था, फोकस दिया था। ये चीजें भी हो सकती हैं 12 साल के बाद में, ये चीजें भी हो सकती हैं जब प्यूबर्टी आ जाएगी। तो हर लोग में अलग अलग था, इसलिए 12 एंड अबोव बताया कि किसी में 18 भी हो सकती है, किसी में 12 भी हो सकती है, किसी में 20 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस दौरान ये सेक्सुअल जो डिजायर्स दोस्तों, डिजायर ड्राइव्स हैं, वो क्या हो जाती हैं दोस्तों, मैच्योर हो जाती है। तो ये वाली जो फेज है इसको उसने क्या नाम दिया, जेनिटल नाम दिया। तो 5 फेज बताई मैंने आपको, दोबारा से बता देता हूं एक बार हल्के से। पहली बताई मैंने आपको ओरल फेज, तो जो ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, उसके द्वारा प्राप्त करता है वो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम की, किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है तो एडिक्शन डेवलप होगा। एनाल फेज में एनाल स्फिंक्टर के द्वारा उसको शुरू में कंट्रोल नहीं करके बाद में उसको कंट्रोल करके टॉयलेट ट्रेनिंग के द्वारा ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो आपको ओसीडी होगा। फैलिक फेज में लेटेंसी जेनिटल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा दोस्तों, आपको उसके अंदर आपको न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर्स है वो डेवलप होते हैं। फैलिक में मेनली हिस्टीरिया जो है वो डेवलप होता है। इसके अंदर 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं आपके, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एडिपस कॉम्प्लेक्स आता है। पेनिस एनवी आता है और कास्ट्रेशन जो एंजाइटी है वो बॉयज के अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। पेनिस एनवी फीमेल्स में डेवलप होता है, एडिपस बॉयज के अंदर आता है, इलेक्ट्रा फीमेल्स के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद लेटेंसी जो फेज है इसके अंदर कुछ नहीं होता, सेक्सुअल डिजायर्स रुक जाती है। क्यों, बच्चा लर्निंग पे फोकस करता है, सीखने पे ज्यादा फोकस करता है और इन चीजों से उसका ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है और फिर वापस से मैच्योरेशन हो जाती है, वापस से सेक्सुअल डिजायर्स प्रेजेंट हो जाती है। उसको उसने क्या नाम दिया दोस्तों, जेनिटल नाम दिया। इस प्रकार से उसने बताया था कि कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर अगर डेवलप हो रहा है तो उस डिसऑर्डर के डेवलपमेंट होने का जो रीजन है दोस्तों वो क्या है, आपका बचपन है। ठीक है, वहां से आप सीखते हो और आपने वहां पर आपके अंदर फिक्सेशन आया है तो एब्नॉर्मलिटी डेवलप होगी। अगली जो क्लास होगी ना दोस्तों, उस क्लास के अंदर मैं आपको जो ये थ्योरी है या बाकी की और कोई भी थ्योरी अगर मुझे लगी तो मैं पढ़ा दूंगा। इरिक इरेक्शन की जो थ्योरी है जिसमें 8 स्टेज आते हैं वो थोड़ी सी बड़ी थ्योरी है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको अच्छे से समझाऊं। और यूट्यूब पे बड़ी वीडियोज आपसे देखी नहीं जाती हैं, आपकी आंखें खराब हो जाती हैं। फ्री में कंटेंट आपको अच्छा मिल जाता है तो आप सोचते हो कि ये तो फ्री में मिल रहा है और कुछ देख लूंगा, या फिर आपकी जो ईद है वो काम कर जाती है। आप सोचते हैं यार सर बोर कर रहे हैं, पढ़ाई की चीजें छोड़ो, थोड़ी देर रील देख लेता हूँ। 5 मिनट की रील के चक्कर में आप फिर 2 घंटे बैठ जाते हो। तो उस पर आपको कंट्रोल करना है, आपको अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ ब्रेन या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ माइंड है उस पर आपको काम करना है दोस्तों। तो अगली जो होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। सभी मेरे साथ बने रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।